जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम है अभिषेक शुक्ला। मैं हूं आपका सोशल साइंस फैकल्टी। आई वेलकम यू ऑल इन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द नेशनलिज्म इन इंडिया। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द पार्ट 1। उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ता है और गांधी जी का सत्याग्रह मूवमेंट किस तरीके से चलाया जाता है। उस मूवमेंट में हमने डिस्कस किया था गांधी जी के 3 रीजनल सत्याग्रह, चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया था रॉलेट सत्याग्रह और रॉलेट सत्याग्रह के अगेंस्ट में गांधी जी ने किस तरीके से उसका रिएक्शन था। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया था अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमने डिस्कस किया था उसके डिफरिंग स्टैंड्स इन अ टाउन, इन अ ट्राइबल एरियाज, इन अ प्लांटेशन वर्कर्स एंड द पीजेंट्स कि इन सारी जगह पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट रहा। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है गांधी जी ने उसको कॉल ऑफ क्यों किया था। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर एंड विल डिस्कस अबाउट द पार्ट 2 एंड द रेस्ट ऑफ द मूवमेंट्स। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया कि हम यहाँ पर 1914 से लेकर के 1932 तक क्या इवेंट्स हुए वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 1922 तक क्या क्या मूवमेंट्स हुए, किस तरीके से इंडिया में इम्पैक्ट चल रहा था वर्ल्ड वॉर 1 का और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या था, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। आज की क्लास में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो एक बार मैं आपसे क्लियर कर देता हूँ। देखो यार, हम सबसे पहले बात करेंगे दैट इज टूवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दैट इज सविनय अवज्ञा मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। देन सॉल्ट मार्च एंड सीडीएम, then I will discuss about the participation of different groups in this CDM movement. That is I will discuss about first that is कि यहाँ पर जो रिच पीजेंट्स थे उनका क्या यहाँ पर इम्पैक्ट था। देन आई विल डिस्कस अबाउट कि यहाँ पर जो पुअर पीजेंट्स थे उनका क्या रिएक्शंस था। ठीक है, देन आई विल डिस्कस अबाउट द वर्कर्स। ठीक है, एंड आई विल डिस्कस अबाउट द इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या रिस्पॉन्स था इसके बारे में डिस्कस करूंगा। एंड इन लास्ट आई विल डिस्कस अबाउट द वुमेन। ठीक है, तो वुमेन का किस तरीके से पार्टिसिपेशन रहा ये सारी चीज़ें मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, देन आई विल डिस्कस अबाउट द लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स की क्या लिमिटेशंस थी, क्या इश्यूज थे, क्या ड्रॉबैक्स थे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एंड इन द लास्ट आई विल डिस्कस अबाउट द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कि हमारे अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस किस तरीके से आता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देन चलिए तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट दैट इज टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले एक बार हम यहाँ पर रिकैप ले लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें चल रही थी यहाँ पर इस टाइम पर। ठीक है, तो देखो यार, हमने डिस्कस किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स बहुत ही अच्छे तरीके से चलाया जा रहा था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कारण एक नेशनलिज्म की जो पावर है, जो फायर है, वो ऑल ओवर द इंडिया जलाई गई। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। लेकिन गांधी जी ने क्या किया था बेटा, इन 1922 में एक इंसिडेंट हो जाता है यूपी में, दैट इज इन चौरी चौरा इंसिडेंट। और उस इंसिडेंट में लगभग 22 पुलिस मैन को अलाइव जिंदा जला दिया जाता है। ठीक है, और इस इंसिडेंट के होने के बाद क्या होता है कि ऑल ओवर दी इंडिया जैसे ये बात गांधी जी को पता चलती है कि यार यहाँ पर नॉन वायलेंस का यूज़ किया गया है, तो गांधी जी डिसाइड करते हैं कि मैं यहाँ पर सिविल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को यहाँ पर विड्रॉ कर दूंगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि गांधी जी ने ऐसा क्यों किया। गांधी जी ने इसलिए ऐसा किया बेटा कि गांधी जी समझ रहे थे कि यार आज अगर मैं इनको अपना एक्सेप्टेंस दे देता हूँ तो कल को कोई भी अपनी बात मनवाने के लिए पुलिस चौकियाँ जला देगा, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देगा। तो गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इन वर्कर्स, इन कांग्रेस मेंबर्स के कारण यहाँ पर इस तरीके से वायलेंस हो, और इनको अभी सत्याग्रह का जो रियल मीनिंग है वो अभी इनको नहीं पता है।
इस कारण से गांधी जी ने डिसाइड किया था कि वो चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, समझिए इस चीज़ को कि यार गांधी जी के विड्रॉ करने के बाद ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा लॉयल्टी के साथ, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट के साथ गांधी जी के नॉन वायलेंस सत्याग्रह को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था। बाकी बहुत सारे लोग लॉयल थे, बट स्टिल गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करने के बाद उनके मन में आया कि यार हमारी क्या गलती है, हमने तो अपना फुल लॉयल्टी के साथ आपको सपोर्ट किया, एक इंसिडेंट के कारण आपने इसको विड्रॉ कर लिया। तो ऐसे क्या हुआ कि बेटा कांग्रेस में दो गुट बट गई, ठीक है। कांग्रेस के जो लोग थे वो आपस में डिवाइड हो गए। कुछ लोग चाहते थे कि गांधी जी को इसी तरीके से जो मास एजिटेशन है वो जारी रखना चाहिए और इसी तरीके से लोगों का हमें मास एजिटेशन करके ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहिए। लेकिन कुछ इसमें से ऐसे भी लोग थे जो चाह रहे थे कि हमें यहाँ पर मूवमेंट को रोक देना चाहिए कुछ समय के लिए और फिर से हमें यहाँ पर तब तक के लिए एक ऐसा सिनेरियो का रखना, एक ऐसा हमें मूवमेंट चला के रखना है, प्रिपरेशन करते रहना है ताकि जब हम आगे चल के एक बड़ा मास मूवमेंट लॉन्च करें तो उसमें हमें फुल पार्टिसिपेशन हो जाए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो डिवीजन हो जाता है, ठीक है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है बेटा INC, यहाँ पर हमें दो डिविजन्स देखने को मिलता है। इसमें से कुछ लोग थे जो कि यहाँ पर चाहते थे कि मास एजिटेशन हो, ठीक है। तो इनको कहा गया नो चेंजर, ठीक है। एंड जो चाहते थे मास एजिटेशन ना हो उनको कहा गया प्रो चेंजर्स, ठीक है। अभी देखो जो नो चेंजर्स थे इनको था मास एजिटेशन चाहिए था, मास एजिटेशन चाहिए था कि यहाँ पर जो मूवमेंट चलाया जा रहा है उसी को हमें आगे रखना है। और जो प्रो चेंजर्स थे वो चाहते थे कि यार जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में लाया गया था, इसके अकॉर्डिंग जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हो रहे हैं, इसमें हमें क्या करना चाहिए, इसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो गांधी जी ने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर गांधी जी के कहने पर जो प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस हो रहे थे उसको इन्होंने बाइकआउट किया था कि हम ठीक है नहीं करेंगे, सिवाय एक पार्टी मद्रास में जस्टिस पार्टी को छोड़ करके बाकी सारी प्रोविंशियल असेंबली में कांग्रेस ने बाइकआउट किया। लेकिन जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया जाता है तो यहाँ पर फिर से एक आवाज़ उठती है कि हमें यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि ब्रिटिश के द्वारा कोई ऐसा बिल जैसे कि ब्लैक एक्ट लाया गया था, रॉलेट एक्ट लाया गया था, उस तरीके से अगर कोई भी बिल लाया जाता है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम वहीं पर रोकने की कोशिश करेंगे, उस बिल को हम पास नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट किया कि हमें यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो इसी के अंदर कांग्रेस के ही अंदर एक नई पार्टी का फॉर्मेशन होता है। इस पार्टी का नाम होता है बेटा दैट इज स्वराज पार्टी। अब ये जो स्वराज पार्टी बनाई गई थी, ये बनाई गई थी कांग्रेस के लीडर के द्वारा, दैट इज चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू जी यहाँ पर स्वराज पार्टी का संगठन करते हैं और काउंसिल पॉलिटिक्स में फिर से एक बार रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कांग्रेस भी एक्सेप्टेंस दे देती है कि चलिए ठीक है, आप काउंसिल इलेक्शंस में जाइए, आप वहाँ पर ऐसे कानून को बिल को रोकने की कोशिश करिए। लेकिन वहीं पर कांग्रेस में कुछ लीडर्स ऐसे थे जो कि नहीं चाहते थे कि काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन रखना चाहिए और हमें नॉन कॉपरेशन की तरह ही एक मास एजिटेशन करना चाहिए। तो इसके सपोर्ट में थे बेटा जो यंग लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे लोग यहाँ पर एक रेडिकल मास एजिटेशन की बात कर रहे थे और फुल इंडिपेंडेंस की बात की जा रही थी इनके द्वारा।
ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के स्वराज के जो कांग्रेस है उसके अंदर दो गुट बट जाते हैं। एक थे जो कि मास एजिटेशन चाहते थे, उसके जो लीडर्स थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस थे, और कुछ ऐसे लीडर्स थे जो चाहते थे कि हमें लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए और ब्रिटिश के द्वारा जो बनाए गए कानून है उनको हमें वहाँ पर रोकना चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, पार्टिसिपेट करिए। और यहाँ पर स्वराज पार्टी पार्टिसिपेट करती है इस मूवमेंट में, इस इलेक्शंस में। और स्वराज पार्टी के बारे में बात कर दूं बेटा कि इस पार्टी के जो 2022 में इलेक्शंस हुए उस इलेक्शंस में काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा, और इनके परफॉर्मेंस के बदौलत ही बहुत सारे जो लॉज थे ब्रिटिशर्स के द्वारा उसको पास नहीं कराया गया, ठीक है। और इवन दो कि जो स्वराज पार्टी के वर्कर्स थे, जो मेंबर्स थे, कई सारे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली तक भी जाते हैं। तो स्वराज पार्टी ने एक चीज़ जरूर प्रूव कर दी थी कि अगर हम ग्राउंड लेवल पे अच्छे से मेहनत करें तो हम इलेक्शंस जीत सकते हैं, और इलेक्शंस जीत करके हम यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो लॉज बनाए जा रहे हैं उसको हम रोक सकते हैं। ये हमें स्वराज पार्टी दिखा देती है। फिर इसके बाद लगभग 20s में यहाँ पर दो मेजर इवेंट्स होते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में जो आपको यहाँ पे समझना है, और जो कि इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करते हैं, ठीक है। तो जो पहला इवेंट होता है बेटा, दैट इज वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1926 to 1930। अब इस वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन में क्या होता है, देखो सिंपल सी बात समझो कि यार जो अमेरिका होता है, अमेरिका में यहाँ पे वॉल स्ट्रीट क्राइसिस आ गया था, जिसके कारण से यहाँ पर जो मनी है, सप्लाई है, पूरे वर्ल्ड वाइड में यहाँ पे ख़त्म हो गई, बहुत कम हो गई। जिसके कारण से क्या हुआ कि जो वर्ल्ड में जो डिमांड्स है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जो डिमांड्स है वो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो एग्रीकल्चरल जो ग्रेन्स है या फिर फूड हो गया, ठीक है, इसकी जो डिमांड है ये क्या हो जाती है बेटा, यहाँ पर कम हो जाती है। जब डिमांड कम हो जाती है तो जो प्राइस है किसका, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का प्राइस है ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली कम हो जाएगा। क्यों, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है भाई खरीदने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है। जब पैसा ही नहीं होगा तो जो प्राइस है वो कम हो जाएगी। अब जो प्राइस कम होने के कारण क्या होता है बेटा, कि जो यहाँ पर फार्मर्स होते हैं, जो यहाँ पर लैंडलॉर्ड्स होते हैं, इनकी इतनी ज़्यादा रिवेन्यू नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर जो रिवेन्यू है वो क्या हो जाता है बेटा, ऑब्वियसली कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना उन्होंने लागत किया उतना उनको प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है। कुल मिलाकर के 1920 और 30 के बीच में इस तरीके की कंडीशंस चल रही थी, और इस कारण से 1930 तक आते आते वर्कर्स की, पीजेंट्स की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। तो एक तो ये मेजर इवेंट आपको याद रखना है कि बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन इंडिया में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की डिमांड मार्केट में कम हो गई, और जिसके कारण से जो प्राइस है वो भी कम हो गई, और प्राइस के कारण जो रिवेन्यू था, जो प्रॉफिट था, वो भी यहाँ पर कम हो जाता है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट इवेंट आपको याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है बेटा, दैट इज साइमन कमीशन। तो यहाँ पर साइमन कमीशन को भेजा जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों भेजा जाता है, क्योंकि 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था उसको रिव्यू करने के लिए, और उसके रिव्यू करने के बाद यहाँ पर रिकमेंड करने के लिए कि हमें किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाना है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रॉय गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर ब्रिटेन में सेटअप होता है बेटा स्टैट्यूटरी कमीशन, दैट इज अंडर द सर जॉन साइमंस, ठीक है। तो इसलिए इसको साइमन कमीशन कहा जाता है। क्योंकि ये साइमन कमीशन के द्वारा, यहाँ पे सर जॉन साइमन थे, इसके हेड थे, चेयरमैन थे, इस कारण से इसको साइमन कमीशन कहा जाता है, और इनके द्वारा यहाँ पर इंडिया में भेजा जाता है ट्रॉय गवर्नमेंट के द्वारा साइमन कमीशन को, ठीक है। तो यहाँ पर साइमन चाचू आते हैं इंडिया में, और जैसे साइमन चाचू आते हैं तो लोगों ने बोला अच्छी बात है, ठीक है, साइमन कमीशन आना चाहिए, यहाँ पर रिफॉर्म लेकर आएगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई कि यहाँ पर कोई भी इंडियन मेंबर साइमन कमीशन में नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर डिसीजंस लिया जाता है इंडियंस के लिए, लेकिन इंडियंस के लिए डिसीजन तो लिया जा रहा है लेकिन इसमें कोई इंडियन मेंबर्स नहीं है। अब जरा आप सोचो, आपके लिए कोई डिसीजन ले रहा है और आपसे ही ना पूछे
तो ऐसा आपको कैसा लगेगा? आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर डिसीजन थोपा जा रहा है, तो क्या आप उस डिसीजन को एक्सेप्ट करोगे? ऑब्वियसली एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। इसीलिए इंडियंस ने इस साइमन कमीशन को बाइकॉट करने का निर्णय लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि साइमन कमीशन was to look into and suggest some changes in constitutional system in India but had no Indian members। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के इंडियन मेंबर्स नहीं होते हैं। इसके बाद क्या होता है बेटा कि जो कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928 एंड ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन, ठीक है। तो इंडियंस ने डिसाइड किया कि जब साइमन कमीशन इंडिया में आएगा तो हम क्या करेंगे कि जो साइमन कमीशन जब आएगा तो जैसे रेलवे स्टेशन किसी भी डॉकयार्ड में आएगा, कहीं पर भी आएगा, तो हमें घेराबंदी करके साइमन कमीशन को जाने ही नहीं देंगे। तो साइमन चाचू को बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत फेस करनी पड़ी थी जब वो शहर शहर जा रहे थे, ठीक है। तो क्योंकि लोग जहाँ जहाँ वो जाते थे तो साइमन कमीशन के पीछे, साइमन के पीछे यहाँ पर लोग नारे दे रहे थे, गो बैक साइमन, साइमन चले जाओ। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से लोग यहाँ पर पोस्टर्स लेके आते थे, ब्लैक कलर का पोस्टर हुआ करता था। तो जहाँ जहाँ साइमन जाते थे वहाँ वहाँ लोग प्रोटेस्टर्स पहुँच करके साइमन का यहाँ पर विरोध किया करते थे। अब इसी प्रोसेस में क्या होता है बेटा कि लाहौर में यहाँ पर एक ऐसे प्रोटेस्ट चल रहा था। उसी प्रोटेस्ट में यहाँ पर साइमन कमीशन के खिलाफ, उसी प्रोटेस्ट में क्या होता है कि जो साइमन कमीशन का जो प्रोटेस्ट चल रहा था तो वहाँ पर जो पुलिस होती है वो लाठीचार्ज कर देती है भीड़ के ऊपर। और उसी भीड़ के जो नेतृत्व कर रहे थे दैट वाज यहाँ पर आप देख सकते हो लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लाला लाजपत राय के द्वारा यहाँ पर प्रोसेशन को लीड किया जा रहा था। अब उस प्रोसेशन में इतना ज़्यादा यहाँ पे लाठीचार्ज हो गया कि जो लाला लाजपत राय है इनकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये घायल हो जाते हैं और घायल होने के बाद कुछ घंटों में इनकी यहाँ पर मौत हो जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यार ये जो साइमन कमीशन है इसके कारण से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक महान लीडर दैट इज लाला लाजपत राय की यहाँ पर डेथ हो जाती है। तो साइमन कमीशन एक जो इंडिया में रिफॉर्म लाने के लिए लाया गया था, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कंट्रोवर्शियल बन जाता है इंडिया में। अब यहाँ पर साइमन कमीशन की बात अब पूरे दुनिया में होने लगी कि किस तरीके से यहाँ पर एक रिफॉर्म लाने के लिए कमेटी लाई गई और जिसके कारण से इंडिया के एक मास लीडर उनकी डेथ हो जाती है। तो साइमन कमीशन यहाँ पर वो खुद इस चीज़ के लिए बोलते हैं कि अगर आप हमारी एक्सेप्टेंस नहीं ले रहे हो, आप हमें बाइकआउट कर रहे हो, तो आई चैलेंज यू, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप कोई एक ऐसा ड्राफ्ट बनाइए कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि इंडिया के हर एक कम्युनिटी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाए। हर कोई इंसान, हर कोई जितने भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जितने भी आपके यहाँ पे लोग हैं, हर कोई इसको एक्सेप्ट करे। आपको मैं चैलेंज करता हूँ कि आप इसको ड्राफ्ट करके दिखाइए। तो इंडियंस बोलते हैं ठीक है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पर साइमन कमीशन के द्वारा दिए गए चैलेंज को मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाता है। अब जैसे ही मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है तो वहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, ठीक है, हम इंडियंस को ये देंगे, बहुत सारी चीज़ देंगे। लेकिन उसमें एक रिफॉर्म ये था दैट इज डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पे मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई। अब इस डोमिनियन स्टेटस देने की बात तो की गई थी, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे, ठीक है, जैसे कि उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू हो गए, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इनको डोमिनियन स्टेटस अब नहीं चाहिए था। अब उनको चाहिए था कंप्लीट इंडिपेंडेंस और वही हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ सी हियर, अब यहाँ पर क्या होता है कि डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्ण स्वराज की डिमांड की जाती है किसके द्वारा? इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। तो लॉर्ड इरविन बोलते हैं चलो यार तुम इतना प्रोटेस्ट कर रहे हो तो हम आपको अक्टूबर 1929 में बोलते हैं कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। मतलब क्लियर नहीं बताया कि डोमिनियन स्टेटस में हम क्या किस तरीके से देंगे। तो एक बार मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ कि डोमिनियन स्टेटस एक्चुअली में उसका मतलब होता क्या है। इसका मतलब होता है बेटा कि इंडिया विल बी रूल्ड अंडर द ब्रिटिश, लेकिन यहाँ पे जो रूल करने वाले लोग होंगे, जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में जो भी लोग होंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग होंगे, ये सब इंडियंस के द्वारा ही रूल किया जाएगा। लेकिन किसके अंडर में रूल किया जाएगा? ब्रिटिशर्स के अंडर में रूल किया जाएगा। तो यहाँ पर जो कांग्रेस के लीडर्स थे उनको ये जो डोमिनियन स्टेटस का जो यहाँ पर दिया जा रहा था लॉर्ड इरविन के द्वारा, वो एक्सेप्ट नहीं था, ठीक है।
तो कांग्रेस के सेशंस होते हैं दिसंबर में 1929 में। तो कांग्रेस के सेशन के 1929 दिसंबर में लाहौर सेशन में, जो कि अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू के चेयरमैनशिप में होती है। तो इस डिमांड को इस यहाँ पर सेशन में जो नेहरू साहब होते हैं वो डिमांड रखते हैं कि हमें यहाँ पर पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस दिन को डिसाइड किया जाता है कि हम रावी नदी के किनारे कि हम यहाँ पर अब पूर्ण इंडिपेंडेंस लेंगे, और इसी दिन को, इसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए डिक्लेयर किया जाता है कि ऑन 26 जनवरी 1930 वी विल ऑब्जर्व द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर एक डे डिक्लेयर किया जाता है 1930 को रावी नदी के किनारे से कि हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। कब? 26 जनवरी 1930 को। इसी कारण से बेटा हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं ऑन 26 जनवरी, बिकॉज टू यहाँ पर इस चीज़ को याद करने के लिए कि लाहौर सेशन में नेहरू जी ने हमें बोला था कि हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, ऑन 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। लेकिन ये जो आइडिया था इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने का, ये बहुत ज़्यादा लोगों तक ये आइडिया पहुंचा नहीं, और इस कारण से बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया। ठीक है, तो जैसे ये लाहौर सेशन में डिक्लेयर किया जाता है, तो इसके आगे की क्या कहानी होती है, चलिए उसको समझने से पहले एक थोड़ा सा एक यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो हु अनाउंस्ड अ बिग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इन 1929? तो किसने ऑफर किया था वेग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस इन 1929? तो कौन थे बेटा? दैट वाज वाइसरॉय इरविन। ठीक है, तो यहाँ पे वाइसरॉय इरविन के द्वारा वेग ऑफर किया गया था इन 1929 को। चलिए, नाउ सी हियर नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड एट विच सेशन? तो कौन से सेशन में पूर्ण स्वराज का जो रिजोल्यूशन है इसको अडॉप्ट किया गया था? तो ऑप्शंस आर कराची सेशंस, ऑप्शंस बी आर लखनऊ सेशंस, ऑप्शन सी आर इज लाहौर सेशन, एंड ऑप्शन डी इज नागपुर सेशन। तो कहां पर हुआ था बेटा? द आंसर इज लाहौर सेशन में। कहां पर हुआ था? लाहौर सेशन में हुआ था इन 1929 में। ठीक है, 1929 में लाहौर सेशन में यहाँ पर हमने पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी थी, दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, अब यहाँ पे कहानी समझते हैं इसके आगे की। तो जो हमने बोला था कि वी विल सेलिब्रेट 26 जो जनवरी होगी 1930 को हम सेलिब्रेट करेंगे एज अ इंडिपेंडेंस डे। क्या सेलिब्रेट करेंगे बेटा? एज अ इंडिपेंडेंस डे की तरह इसको हम सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन ये जो आइडिया है, ये दिस आइडिया वाज नॉट, है ना, एक्सेप्टेड बाय ऑल। सभी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, एंड ये आइडिया को बहुत सारे लोगों ने सीरियस नहीं लिया। ठीक है, तो इसके बाद गांधी जी, अब देखो क्या हो रहा था कि गांधी जी 1922 के जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। वो एज अ सोशल रिफॉर्मिस्ट की तरह यहाँ पर इंडिया में काम कर रहे थे। ठीक है, तो वो उतने ज़्यादा पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं हुआ करते थे। तो गांधी जी के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया था कि अब यहाँ पे मास एजिटेशन करने का, और ये सही वक्त भी आ चुका था गांधी जी को यहाँ पर लीड करने का। ठीक है, तो गांधी जी सोचते हैं कि हमें कुछ ऐसा यहाँ पर एक ऐसी चीज़ चाहिए जिससे कि हम पूरे इंडिया को, ऑल ओवर द इंडिया, हम सबको यूनाइट कर सके। तो उनको कुछ ऐसी टूल चाहिए था, कुछ ऐसा उनको यहाँ पर एक ऐसा मेथड चाहिए था जिससे वो इंडियंस को यूनाइट कर सकते थे। तो गांधी जी ने सोचा, और यहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया कि वो सॉल्ट को एज अ वेपन ऑफ मास स्ट्रगल लेंगे। तो किसको लिया बेटा? उन्होंने सॉल्ट को लिया एज अ वेपन ऑफ मास स्ट्रगल, एज अ वेपन ऑफ मास स्ट्रगल लिया गया। ठीक है, अब वाई सॉल्ट? ऐसा क्यों, सॉल्ट को ही क्यों लिया गया? उसके पीछे का क्या कारण है? उसके पीछे का कारण क्या है? देखो, सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है ना यार, जो चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, है ना, हर कोई चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, हर कोई इंसान सॉल्ट को कंज्यूम करता है। एंड इससे क्या होगी बेटा? दिस विल यूनाइट, है ना, ये सभी को क्या करेगी? ये यूनाइट करेगी। सो दिस विल यूनाइट ऑल टू ऑल इंडियंस,
ये सबको यूनाइट करेगी, ठीक है, सबको यहाँ पर ये यूनाइट करेगी। तो गांधी जी डिसाइड करते हैं कि सॉल्ट लॉ जो है उसको हम ब्रेक करेंगे। चलिए अब उसको हम समझते हैं क्या किस तरीके से यहाँ पे किया जाता है। तो गांधी जी पूरी तरीके से तैयार थे एक मास एजुटेशन को लॉन्च करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑन 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जी एक लेटर लिखते हैं, किसको, वाइस रॉय इरविन को, और उस पर लिखते हैं अपनी 11 डिमांड्स। अब अपनी 11 डिमांड्स क्यों लिखते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ यहाँ पर किसी एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए ही डिमांड्स रखी जाती है, यहाँ हर किसी के लिए, जितने भी लोग थे हर तबके के लिए, चाहे वो पीजेंट्स हो, चाहे वो ट्राइबल्स हो, चाहे वो इंडस्ट्रिस्ट हो, चाहे वो वर्कर हो, हर किसी के लिए यहाँ पर डिमांड्स रखते हैं। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट डिमांड थी, दैट इज टू एबॉलिश द सॉल्ट लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्ट लॉ को एबॉलिश करने की एक सबसे बड़ी डिमांड यहाँ पर रखी गई। चलो अच्छी बात है भाई, सॉल्ट लॉ को एबॉलिश करना चाहिए। और जैसे ही ये डिमांड रखी गई तो सभी ने इस चीज़ को यहाँ पर मंजूरी दी, ठीक है। अब एक्चुअली में सॉल्ट लॉ में होता क्या है, इस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए, महात्मा गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को एज अ वेपन लिया, ठीक है, टू यूनाइट द नेशंस एंड कंज्यूम्ड बाय रिच एंड पुअर अलाइक, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम्स ऑफ फूड, ठीक है। तो एक सबसे ज़्यादा एसेंशियल इंपॉर्टेंट आइटम होता है फूड का। अब देखिए बेटा, इस सॉल्ट लॉ में एक्चुअली में होता क्या है कि इंडियंस को अलाउ नहीं था कि वो इसको प्रोसेस कर सके, उसको मैन्युफैक्चर कर सके फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इवन ऑल्सो नॉट जस्ट कमर्शियल पर्पस, इवन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंडियंस कैन नॉट प्रोसेस दिस सॉल्ट, ठीक है। और सॉल्ट ऐसी चीज़ है यार, हर कोई कंज्यूम करता है, और उसमें भी उनको टैक्स देना पड़ता था, उसमें उसको पैसा देना पड़ता था, जो कि उसको इजीली अवेलेबल हो सकती थी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो सॉल्ट जैसी चीज़ों में जो कर लगा सकता है, वो दिखाता है कि ब्रिटिशर्स किस तरीके के इंसान थे, किस तरीके के ये लोग हुआ करते थे। तो गांधी जी ने उनकी मोनोपोली को तोड़ने के लिए यहाँ पर सॉल्ट को एज अ वेपन लेते हैं फॉर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर गांधी जी ने क्या लिखा था इन दिस लेटर, उन्होंने लिखा कि यार देखो, दिस इज योर अल्टीमेटम। क्या ये, दिस इज अल्टीमेटम। मैं यहाँ पर अगर तुमने 12 मार्च तक इन डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया, तो मैं यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दूंगा, दैट इज सविनय अवज्ञा मूवमेंट। सो व्हाट इज सविनय, मतलब पीसफुल। यहाँ पर हम जो लॉस को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। आपके साथ कॉपरेट तो नहीं करेंगे, वो तो एक पार्ट है ही, लेकिन साथ ही साथ हम लॉस को ब्रेक करने वाले हैं। तो गांधी जी ने मना कर दिया कि जाओ, हम तुम्हारी डिमांड्स को मानते नहीं हैं। तो गांधी जी बोले ठीक है, हम तो यही चाहते थे, अब इसके आगे जो होगा वो आप खुद देखोगे, ठीक है। तो गांधी जी यहाँ पर 12 मार्च 1930 को स्टार्ट करते हैं बेटा वन ऑफ द मास मूवमेंट, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हो जाता है किसके साथ बेटा, अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ। यहाँ पे अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देते हैं। अब ये मूवमेंट कहाँ से लॉन्च होता है, इसको एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो जो इसकी स्टार्टिंग प्लेस थी बेटा, साबरमती आश्रम थी, ठीक है। तो यहाँ पर गांधी जी रहा करते थे साबरमती आश्रम में, और यहाँ से इस मूवमेंट को लॉन्च करते हैं। इनका डेस्टिनेशन क्या था बेटा, डांडी एक विलेज है गुजरात में, और तो इन्होंने डिसाइड किया कि साबरमती से डांडी तक पैदल जाएंगे, और पैदल जा करके वहाँ पे डांडी विलेज में सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसकी डिस्टेंस थी वो आपको पता होना चाहिए कि लगभग 240 माइल्स थी, और हर दिन ये 10 माइल्स पर डे चला करते थे। तो 24 दिन के अंदर, ठीक है, 24 डेज के अंदर गांधी जी और उनके 78 वॉलंटियर्स डांडी पहुँचते हैं, और डांडी जा कर के वो सॉल्ट मैन्युफैक्चर करते हैं फ्रॉम बॉइलिंग द सी वाटर, ठीक है। तो सी वाटर को बॉयल करके यहाँ पर सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया जाता है। कब किया जाता है बेटा, ऑन 6 अप्रैल 1930, ठीक है। तो 6 अप्रैल 1930 को यहाँ पर गांधी जी के द्वारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वेरी नाइस, ठीक है। और गांधी जी ने यहाँ पर पैदल क्यों चला, गाड़ी घोड़े से भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने पैदल इसलिए गया कि जब वो चलते थे तो उनसे साथ बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती थी, और उस भीड़ के साथ वो मिलते थे, बात करते थे, और जो लिटरल मीनिंग ऑफ स्वराज है
उसको लोगों को बताया करते थे, लोगों को अवेयर किया करते थे इंडिया के पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में, ठीक है। सो इस कारण से गांधी जी यहाँ पर पैदल जाते हैं और लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है बेटा, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब इसके मेथड के बारे में हम पढ़ते हैं कि ऐसा इसमें होता क्या, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला, एक चीज कि आप ये देख सकते हो कितने भारी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एक चीज बोली कि यार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो इसको एक बार हम समझ लेते हैं। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीबीएसई के द्वारा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या डिफरेंस है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। क्या डिफरेंस है देखो, तो सिविल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च किया गया था? 1920 में लॉन्च किया गया था, बहुत बढ़िया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब लॉन्च किया गया था? 1930s में लॉन्च किया गया था, ठीक है। इंडियंस वर ओनली आस्क्ड नॉट टू कॉपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो यहाँ पर इंडियंस को बोला गया था कि आपको ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं करना है, यू डोंट नीड टू कॉपरेट विद द ब्रिटिशर्स। बट यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस में बोला गया आपको कॉपरेट तो नहीं करना और साथ ही साथ आपको लॉज को भी क्या करना है? ब्रेक करना है। तो यहाँ पे बोला गया इंडियंस वर नॉट आस्क्ड नॉट टू कॉपरेट, ऑल्सो टू ब्रेक द कॉलोनियल लॉज। जो भी कॉलोनियल लॉज है उसको भी आपको क्या करना है? ब्रेक करना है, ऐसा यहाँ पर बोला गया, ठीक है। लेकिन जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो कॉल ऑफ कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट इन 1922, है ना। तो यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसको यहाँ पे कॉल ऑफ कर दिया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इसको यहाँ पर एंड किया जाता है कौन से एक्ट के अंदर बेटा? क्यों इसको एंड किया जाता है? बिकॉज ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट क्या होता है उसके बारे में बस मैं आपसे डिस्कस करने ही वाला हूँ, ठीक है। देन नाउ सी हियर, तो पार्टिसिपेशन ऑफ द फार्मर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमें स्मॉल फार्मर्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पर कोई भी स्मॉल फार्मर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। हम इस पे बात करेंगे लिमिट्स ऑफ द सीडीएम में, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या था बेटा? यहाँ पर बेसिकली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था प्लस यहाँ पर ब्रेक ऑफ व्हाट? ब्रेक ऑफ लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कॉपरेट नहीं करना प्लस हमें यहाँ पर लॉस को भी ब्रेक करना है, दैट इज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसी को कहा गया बेटा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। देखिए गांधी जी जैसे ही सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं तो गांधी जी को तो अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा था बेटा कि सिर्फ दांडी में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द इंडिया लोग यहाँ पर अंडर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉस को ब्रेक कर रहे थे, ठीक है। तो क्या क्या यहाँ पे चल रहा था? सो एज द मूवमेंट स्प्रेड, तो यहाँ पर फॉरेन क्लॉथ्स को बाइकआउट किया गया, ठीक है। जो भी विदेशी कपड़े हुआ करते थे उनकी होलियां जलाई जाने लगी सड़कों में, है ना, चौराहों में, ठीक है। द लिक्कर शॉप्स को पिकेट किया गया। तो यहाँ पे लिक्कर शॉप्स को पिकेट करने का मतलब कि ना हम पिएंगे ना किसी को पीने देंगे, मतलब कि ना हम यहाँ पर इंटर करेंगे किसी भी लिक्कर शॉप में, ना ही किसी को हम यहाँ पर इंटर करने देंगे। तो यहाँ पर घेराबंदी करके लोग खड़े हो जाते थे। दूसरी चीज यहाँ पर थी कि पीजेंट्स ने रिफ्यूज कर दिया कि हम किसी भी प्रकार का रेवेन्यू और टैक्सेस पे नहीं करने वाले, और इवन दो कि चौकीदार टैक्सेस भी हम नहीं देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे जो भी लॉज थे, जो भी कानून थे, इनको ब्रेक किया गया। और साथ ही साथ में विलेज ऑफिशियल्स ने क्या कर दिया बेटा? रिजाइन कर दिया। तो विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन कर देते हैं एंड पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ गोइंग इनटू द रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड्स एंड ग्रेस कैटल्स, ठीक है। तो जो यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन थी जिनको रोका जाता था कि आप फॉरेस्ट के कोई भी रिसोर्सेज का यूज नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पर उनके पास तो तालाब तो था नहीं, उनके पास सॉल्ट बनाने के लिए कोई इतना बड़ा वो समुद्र था नहीं। तो ये ट्राइबल्स पीपल क्या किया करते थे, ये जंगल में जाकर के
वहाँ पे जो फ्यूल्स हुआ करते थे, जो वहाँ पे एनिमल्स हुआ करते थे, उनको ग्रेस करवाते थे और वहाँ पे फ्यूल्स वगैरह कलेक्ट किया करते थे, ठीक है। कुल मिलाकर के यहाँ पर फॉरेस्ट लॉ को बाइकआउट किया गया। तो यहाँ पे क्या क्या मेथड हुआ बेटा? सबसे पहली चीज़, जो फॉरेन क्लॉथ्स है उसको बाइकआउट किया। दूसरा, लिक्वर शॉप्स को पिकेट किया गया। तीसरा, यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो रिवेन्यू था, टैक्सेस था, वो देने से मना कर दिया। विलेज ऑफिशियल्स ने रिजाइन कर दिया। और पांचवी, यहाँ पर फॉरेस्ट लॉ को बाइकआउट किया गया। सो ऑल दीज मैथड्स कम अंडर द पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। चलिए, वेरी गुड। अब यहाँ पे आगे समझते हैं कि बाकी जगह क्या चल रहा था। तो जैसे ही यहाँ पर कॉलोनियल गवर्नमेंट देखती है कि यार किस तरीके से पूरे ऑल ओवर द इंडिया लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर रहे हैं, लॉज को ब्रेक कर रहे हैं, तो उसके रिस्पांस में ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? उसके रिस्पांस में ब्रिटिशर्स सबसे पहले जितने भी कांग्रेस के जो नामची बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, इनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो ऐसे बहुत सारी प्लेसेस थे, जैसे एक प्लेस था यहाँ पर पेशावर में जो गांधी जी के जो बहुत ही बड़े एक भक्त हुआ करते थे, वन ऑफ देम दैट इज अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। तो अब्दुल गफ्फार खान काफ़ी ज़्यादा गांधी जी से इंस्पायर्ड थे, काफ़ी ज़्यादा गांधी जी को अपने आइडियल माना करते थे। तो उनके कहने पर यहाँ पर उन्होंने ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया था, ठीक है। तो इनको यहाँ पर बेटा अप्रैल 1930 में अरेस्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर ये खुद की अपनी एक आर्मी चलाया करते थे, खुदाई खिदमतगार, रेड शर्ट आर्मी, ठीक है। और यहाँ पर गांधी जी के कहने पर इन्होंने बहुत सारे लॉस को ब्रेक भी किया था, ठीक है। हालांकि इनको ये भी कहा जाता है, ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फ्रंटियर गांधी। तो इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी इनको हम जानते हैं, बिकॉज ही इज़ इन पेशावर। ये कहाँ पर है बेटा? पेशावर में है, ठीक है। तो पेशावर में इनको कहा जाता है एज अ फ्रंटियर गांधी की तरह कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो अप्रैल 1930 में इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे गए इस रिएक्शंस में, ठीक है। आप देख सकते हो कि वैसे बहुत सारी जगह यहाँ पे लॉस को ब्रेक किए गए, वायलेंस हो जाता है कहाँ पर बेटा? सोलापुर में। एंड ऑल द स्ट्रक्चर दैट सिंबलाइज द ब्रिटिश रूल वर अटैक्ड। तो यहाँ पर जो भी लोग ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज कर रहे थे, ब्रिटिश रूल को यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, सभी लोगों के ऊपर यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्राइटेंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द ब्रूटल रिप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ब्रूटल रिप्रेशन करना स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। और जो पीसफुल सत्याग्रही थे उनके ऊपर अटैक किया जाने लगा, वुमेन्स के ऊपर, चिल्ड्रंस के ऊपर, है ना, ओल्ड पीपल्स के ऊपर। ये कुल मिलाकर के सबको पीटा करते थे, ठीक है, सबको मारा करते थे और बहुतों को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया। लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जेल में पकड़ करके डाल दिया गया। कुल मिलाकर के आप समझ सकते हो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जो कि एक इतना बढ़िया मूवमेंट चल रहा था, और इस मूवमेंट में लगभग ऐसे बहुत सारे लोग मारे गए, ये बढ़िया नहीं है, लेकिन एक जो मूवमेंट चलना चाहिए था वो बहुत अच्छे से चला, ठीक है। और लगभग 1 लाख लोगों को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। अब इस तरीके से जब ये मूवमेंट चल रहा था तो गांधी जी भी थोड़ा सा डर गए यार कि यार इससे इस तरीके से अगर ये ब्रूटल रिप्रेशन चलता रहा तो ये तो इंडियंस का ही लॉस है, ठीक है। तो गांधी जी और इरविन यहाँ पर मिलते हैं, बोलते हैं यार हम इधर तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो, हम इधर जेल में डाले जा रहे हैं, तो यार जेल भी हमारी फुल हो गई है, तो ऐसा करते हैं कि आप एक काम करिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अभी आप कॉल ऑफ कर दीजिए और हमारे साथ चलिए कहाँ? लंदन। और लंदन में बैठ करके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे टू अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। और वहाँ पर कहा गया दैट इज कॉल्ड एज अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जा रही थी इस टाइम पर, ताकि इंडियंस के लिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जा सके, और इसी से होता है गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। तो गांधी इरविन पैक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। एंड यहाँ पर बिकॉज ऑफ गांधी इरविन पैक्ट जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कि इतना बेहतरीन, इतना शानदार मूवमेंट चल रहा था, उसको यहाँ पर रोक दिया जाता है गांधी जी के द्वारा। अब इससे जो बहुत सारे जो कांग्रेस के लीडर्स थे गांधी जी से नाराज हो जाते हैं कि यार गांधी जी आप क्या कर रहे हो, जब यहाँ पर एक मूवमेंट इतने अच्छे पीक पर चलता है आप हर बार मूवमेंट्स को रोक देते हो। तो ऐसे बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स थे, वो गांधी जी से एकदम निराश हो गए कि हमें यहाँ पर इस मूवमेंट को और लंबा चलाना चाहिए, आप यहीं पे इस मूवमेंट को रोक देते हो, ठीक है। तो
कुल मिलाकर के कांग्रेस के लीडर्स बहुत ज़्यादा नाराज हो गए थे गांधी जी से, ठीक है। तो यहाँ पर गांधी जी और इरविन के बीच में एक साइन होता है, पैक्ट होता है। कब होता है बेटा? ऑन 5 मार्च 1931 को। कब होता है? 5 मार्च 1931 को यहाँ पर गांधी इरविन पैक्ट साइन किया जाता है। अब इस पैक्ट में क्या था? देखिए कुछ इसमें कानून थे, क्या थे कि गांधी जी ने बोला कि ठीक है, हम सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देंगे और हम आपके साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चलने के लिए तैयार हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, इरविन बोलते हैं कि ठीक है, हम यहाँ पर जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज़ कर देंगे, ठीक है, और आपकी जो डिमांड्स है उसको फुलफिल किया जाएगा, ठीक है। तो इरविन और गांधी जी आपस में मिल करके यहाँ पर कुछ आपस में जो उनकी शर्तें होती हैं उसको फुलफिल किया जाता है और गांधी जी डिसाइड करते हैं कि ही विल गो इनटू द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने बोला कि हम यहाँ पर जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उसको हम क्या कर देंगे? प्रिजनर्स को हम यहाँ पर रिलीज कर देंगे, रिलीज कर दिया जाएगा पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, ठीक है। तो ये नेगोशिएशन हो जाती है गांधी जी और इरविन के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझो भाई, ये नॉन कॉपरेशन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है क्या, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होता है, इसको एक बार हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखो बेसिकली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होता है, इसको हम एक बार देखते हैं कि देखो ये जो मेज होती है ना, जो यहाँ पर टेबल होती है, ये होती है बेटा गोल। क्या होती है? गोल होती है। अब ये गोल क्यों होती है? उसके पीछे का भी रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग इस टेबल में बैठते हैं दे आर ट्रीटेड एज इक्वल, इक्वल। तो जो भी इस टेबल में बैठता है वहाँ पर हर कोई बंदा, हर कोई इंसान इंपॉर्टेंट होता है, सब यहाँ पर बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा, ताकि इंडियंस को जो कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट करना है उसके लिए बात किया जा सके। तो यहाँ पर मेजरली 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, 3 होती है। एक होती है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट होती है, तो दैट इज फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फिर होती है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकेंड होती है, एंड थर्ड होती है दैट इज थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो यहाँ पर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, इस पर यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है, बिकॉज दे वर बिजी इन सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट में बिजी थे, इस कारण से इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया जाता है। देन कम टू द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर गांधी जी डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पर लंदन जाएंगे, और गांधी जी के साथ कोई भी कांग्रेस का बड़ा लीडर नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि गांधी जी से ऑलरेडी नाराज थे कि यार आपको सिविल डिसऑबीडियंस जैसे बड़े मास मूवमेंट को आपको नहीं रोकना चाहिए था, ठीक है। तो गांधी जी वहाँ पे सिर्फ जो वुमेन की रिप्रेजेंटेटिव्स थी सरोजनी नायडू, उनके साथ गांधी जी जाते हैं लंदन, और यहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ऑन द बिहाफ ऑफ कांग्रेस के बिहाफ में यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? पार्टिसिपेट करते हैं कांग्रेस के बिहाफ में, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब जैसे ही वहाँ पे गांधी जी जाते हैं तो कॉन्फ्रेंस चल रही थी, इमेजिन करो, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये कॉन्फ्रेंस चल रही है, यहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स बैठे हैं, गांधी जी यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है। और इस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर होते हैं, भीमराव अम्बेडकर साहब होते हैं, वो बोलते हैं कि यार देखो यहाँ पे तुमने 1909 में मॉडल मिंटो रिफॉर्म में तुमने मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया है। मैं सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है ये भी आपको डिस्कस करूंगा, तो पहले आप स्टोरी समझ लो कि यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं कि आपने मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया है, सिख को दे दिया है, क्रिश्चियंस को दे दिया है, एंग्लो इंडियंस को दे दिया है, सबको दे दिया है। अब हमें यहाँ पर जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं उनके लिए भी क्या चाहिए? सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। गांधी जी एकदम उस चीज़ को ऑफेंड हो जाते हैं कि यार अब डिप्रेस क्लास के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा जाएगा, जो कि डिप्रेस क्लास जो कि एक हिंदू के ही पार्ट है, दे आर द पार्ट ऑफ हिंदूज, व्हाई दे आर गिविंग द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर बैकवर्ड क्लास। और तो कुल मिलाकर कि यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे वो देख रहे थे कि यार चलो बढ़िया है, हमने यहाँ पर अपना एक जो पत्ता है वो फेंक दिया है, अब इंडियंस आपस में ही लड़ रहे, ठीक है। तो यहाँ पर जो गांधी जी थे अम्बेडकर साहब से बहुत नाराज हुए। क्यों?
कि यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा गया था, किसके द्वारा? अंबेडकर साहब के द्वारा। और गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इंडिया में इवन दो हिंदुओं के अंदर भी डिवीजन हो जाए। अब ये जो डिप्रेस्ड क्लास है, दे आर द पार्ट ऑफ हिंदू, तो उनको भी आप डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो। गांधी जी कंप्लीटली उस कॉन्फ्रेंस से उठ जाते हैं और उठ करके वो इंडिया आ जाते हैं। और इंडिया में यहाँ पर आते ही क्या देखते हैं, क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर्स थे, जैसे गफ्फार खान हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, इन सबको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। और यहाँ पर कांग्रेस डिक्लेयर कर दी जाती है एज अ इलीगल पार्टी। तो कांग्रेस को यहाँ पर इलीगल पॉलिटिकल पार्टी की तरह पे डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ही हार्श मेजर्स लिए गए थे इन मीटिंग्स को रोकने के लिए, ठीक है। तो गांधी जी यहाँ पर इंडिया आके डिसाइड करते हैं कि मैं फिर से सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट रीलॉन्च करूंगा। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा कि जो सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट है वो फिर से यहाँ पर गांधी जी रीलॉन्च कर देते हैं। फिर से गांधी जी यहाँ पर रीलॉन्च कर देते हैं सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट। क्या करते हैं बेटा? सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट को फिर से गांधी जी रीलॉन्च कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से रीलॉन्च हो जाता है सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट, ठीक है। फॉर ओवर अ ईयर द मूवमेंट कंटिन्यू बट इन 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम, ठीक है। तो ऑलरेडी यार एक बड़े मूवमेंट को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दाव पे लगती है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत टाइम तक प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुल मिलाकर कि जो मोमेंटम बनाया गया था गांधी जी के द्वारा, ये मोमेंटम टूट चुका था। और ऐसे बहुत सारे लोग जो फर्स्ट सिविल डिसऑबिडियंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो सेकेंड सीडीएम में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो गांधी जी का जो मोमेंटम था वो यहाँ पर लॉस हो जाता है, और इस कारण से जो सीडीएम 2 था वो सक्सेस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने कहानी देख ली कि यार सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट किस तरीके से यहाँ पर फेड ऑफ हो गया, ठीक है, फिजिल आउट हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की कहानी। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नाउ यू कैन सी हियर इन द स्लाइड दैट द क्वेश्चन इज अ फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस यूज्ड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू अ शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस इज, ठीक है। इसमें से कौन से फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन में जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में यूज़ किया गया था, जिसमें लोग किसी भी फैक्ट्री और शॉप को ब्लॉक करके खड़े हो जाते हैं? तो ऑप्शंस आर बाइकॉट, बेगार, ऑप्शन सी पिकेटिंग एंड ऑप्शन डी बंद, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पिकेटिंग। तो यहाँ पर लोग कंप्लीटली ब्लॉक करके खड़े हो जाते हैं एंट्रेंस पर जो शॉप है और जो फैक्ट्री है, ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज हु फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस? तो कांग्रेस के अंदर स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किसने किया? द ऑप्शंस आर ए जवाहरलाल नेहरू एंड मोतीलाल नेहरू, ऑप्शंस बी अब्दुल गफ्फार खान एंड महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, एंड ऑप्शन डी सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा बेटा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू इज द राइट आंसर, ठीक है। तो सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा यहाँ पर जो स्वराज पार्टी है वो गठन की गई थी। एक चीज़ और मैं बता दूं कि 1926 के इलेक्शंस जब हुए थे तो यहाँ पर जो स्वराज पार्टी है वो बुरी तरीके से फेल हो गई थी। क्यों फेल हो गई थी? उसके पीछे का रीज़न ये था कि यहाँ पर जो सी आर दास साहब होते हैं, जो कि हेड होते हैं, उनकी क्या हो जाती है बेटा? सी आर दास साहब की यहाँ पर डेथ हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर डेथ हो जाती है सी आर दास जी की, और यहाँ पर मोतीलाल नेहरू ये रिटर्न करते हैं किधर? रिटर्न टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को फिर से ज्वाइन कर लेते हैं, और यहाँ पर जो सी आर दास है उनकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। इस कारण से जो स्वराज पार्टी है वो बुरी तरीके से फेल हो जाती है इन 2026 प्रोविंशियल इलेक्शंस, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं एक नए क्वेश्चन की, दैट इज द साइमन कमीशन वाज बाइकॉटेड बिकॉज। तो बताओ बच्चा पार्टी क्या चल रहा था यहाँ पे? साइमन कमीशन को लोग क्यों बाइकॉट कर रहे थे, क्या कारण था? द आंसर इज देयर वर नो ब्रिटिश मेंबर इन द कमीशन, ऑप्शन बी द डिमांड
separate electorate for Hindu and Muslims. There was no Indian members in the commission. And option D, it favored the Muslim over the Hindus. तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन क्वेश्चंस में, इन ऑप्शंस में राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिकॉज कि साइमन कमीशन में कोई भी यहाँ पर नो ब्रिटिश मेंबर इन द कमीशन नहीं, यहाँ पर ऑप्शन ए इज नॉट द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि देयर वाज नो इंडियन मेंबर्स इन द कमीशन। यहाँ पे 7 मेंबर्स थे, देयर वाज 7 मेंबर्स, और यहाँ पर 7 मेंबर्स कौन थे? ऑल वर ब्रिटिशर्स। यहाँ पे ऑल वर ब्रिटिशर्स, यहाँ पे सारे मेंबर्स क्या थे बेटा? सारे मेंबर्स ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं थे साइमन कमीशन में, इस कारण से लोगों ने क्या बोला? गो बैक साइमन, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात करेंगे कि सीडीएम में कौन कौन से डिफरिंग स्टैंड्स थे, कौन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कौन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, उनका क्या रिस्पांस था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको दो चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखो, एक चीज़ ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर स्वराज वॉज अ वेक्टर। स्वराज का मतलब यहाँ पर लोगों को क्लियर था ही नहीं कि एक्चुअली में स्वराज का मतलब क्या है, और हर किसी के लिए स्वराज का मतलब अलग अलग हुआ करता था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये आपका रखना कि गांधी जी के नाम पर इतने हिंसा किए गए, इतने वॉयलेंस किए गए, इवन दो कि गांधी जी को भी नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम बात करेंगे अलग अलग जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वहाँ पर किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ऐसा देखा गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्री साइड में, विलेज एरिया में क्या चल रहा था। तो विलेज एरिया में आप देख सकते हो कि रिच पीजेंट्स हुआ करते थे। रिच पीजेंट्स में कौन थे? पाटीदार थे गुजरात के, जाट्स थे उत्तर प्रदेश के, ठीक है। दे वर वेरी एक्टिव इन द मूवमेंट, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे इस मूवमेंट में। एक्चुअली ये एक्टिव क्यों थे इस मूवमेंट में, उसके पीछे की कहानी समझो आप। देखो क्या चल रहा था, मैंने आपको बताया था 1926 से लेकर के 1930 के बीच में वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था, जिसमें क्या था कि जो एग्रीकल्चरल प्राइस है वो कम हो जाती है, बिकॉज कि वर्ल्ड वाइड में जो डिमांड्स थी उसकी कम हो जाती है। जैसे ही डिमांड कम होती है तो जो प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ है वो भी कम हो जाती है, जिसके कारण से रिवेन्यू भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और उस कारण से क्या होता है कि जो यहाँ पर जो ये रिच पीजेंट्स हुआ करते थे, इनके पास इतना ज़्यादा रेवेन्यू ही नहीं आ रहा था कि वो ब्रिटिशर्स को क्या दे सके? टैक्सेस पे कर सके। और मैंने आपको बताया कि सीडीएम मूवमेंट में यहाँ पे बोला गया कि हमें लॉस को ब्रेक करना है। कुल मिलाकर के यहाँ पर इन लैंड लॉर्ड्स के द्वारा, इन रिच पीजेंट्स के द्वारा अब इनको टैक्सेस पे नहीं करना था। इस कारण से ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। चलिए, बढ़िया है, अच्छी चीज़ है, करना भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज देयर कैश इनकम डिसअपियर्ड, दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट्स revenues demand, and at the refusal of the government to reduce the revenue demands led to the widespread resentment, ठीक है। सो यहाँ पर जो गवर्नमेंट की डिमांड थी कि हमें यहाँ पर रिड्यूस करना है, तो इन्होंने डिमांड रखी कि जो हमारी रेवेन्यू है उसको आप क्या कर दो? रिड्यूस कर दो, कम कर दो। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर रिफ्यूज़ कर दिया। इस कारण से जो रिच पीजेंट्स थे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक होकर के सीडीएम मूवमेंट को क्या कर रहे थे? सपोर्ट कर रहे थे, एंड ऑर्गेनाइज देयर कम्युनिटीज़ एंड एट टाइम्स फोर्सिंग रिलक्टेंट मेंबर्स टू पार्टिसिपेट इन द बाइकॉट प्रोग्राम्स। और अपने हर मेंबर्स को यहाँ पर बोला गया कि आप बाइकॉट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कंट्री साइड में रिच पीजेंट्स के द्वारा इस मूवमेंट को क्या किया गया? काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया गया, ठीक है। तो दे एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द सीडीएम। तो सीडीएम में इन्होंने बहुत ही एक्टिव तरीके से क्या किया बेटा? पार्टिसिपेट किया, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या होता है। यार देखो, जैसे यहाँ पर स्वराज चल रहा था, है ना, बढ़िया, सॉरी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन यहाँ पर गांधी जी अचानक से क्या कर देते हैं? इस मूवमेंट को रोक देते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। तो यार ये इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, इनको काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हुआ, क्या हम इतने मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे और यहाँ पर बिना किसी रिवाइज्ड
लॉ के बिना, किसी रिवाइज्ड रेवेन्यू के ही इस मूवमेंट को रोक दिया गया। इस कारण से जो सेकेंड सीडीएम मूवमेंट किया गया था, यहाँ पर याद रखिएगा कि जो रिच पीजेंट्स हैं उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। तो याद रखिएगा, व्हेन द मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड इन 1932 मैनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो रिच पीजेंट्स थे उन्होंने CDM 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, बिकॉज की ऑब्वियसली बिना ही, है ना, बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931 विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज्ड। तो बिना रेवेन्यू रेट के रिवाइज के बिना ही यहाँ पर क्या होता है, इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है, इस कारण से इन्होंने सेकंड में पार्टिसिपेट नहीं किया। चलिए, बहुत बढ़िया। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज पुअर पीजेंट्री। अब पुअर पीजेंट्री की बात की जाते हैं। देखो, सिंपल सी बात समझो, यहां पे चल रहा था फ्यूडल सिस्टम। क्या चल रहा था बेटा? फ्यूडल सिस्टम चल रहा था। अब ये फ्यूडल सिस्टम है क्या, समझो इस चीज को, मैं आपको एक बार बता देता हूं अच्छे से। देखो, सपोज करिए कि यहां पर ये बड़े लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे। ठीक है, ये लैंडलॉर्ड्स और जमींदार यहां पर क्या करते थे बेटा? दे लेंड देयर लैंड टू कल्टीवेट टू पुअर पीजेंट्स। जो पुअर पीजेंट्स हुआ करते थे उनको अपनी जमीन किराए पे दिया करते थे। क्या करते थे? किराए पे दिया करते थे कि आप हमारी जमीन ले लो और यहाँ पर आप क्या करो, खेती करो। ठीक है, चलो बढ़िया। लेकिन इसके साथ क्या प्रॉब्लम्स थी, समझिए इस चीज को, कि जो इनको जमीन दी जा रही थी, दैट कल्टिवेटिंग लैंड दे हैड रेंटेड फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स, एज द डिप्रेशन कॉन्टिन्यूड। अब जैसे ये डिप्रेशन बढ़ता गया, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की जो पैसे हैं वो नहीं मिल रहे थे, तो ऑब्वियसली यार इनको भी तो नहीं मिल रहे थे। जब इनको नहीं मिलेंगे तो लैंडलॉर्ड्स को नहीं दे पाएंगे। जब लैंडलॉर्ड्स को नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा, वो लैंडलॉर्ड्स ब्रिटिशर्स को भी नहीं दे पाएंगे। सिंपल सी बात है। ब्रिटिशर्स को कैसे पैसे मिलेंगे? जब लैंडलॉर्ड्स पीजेंट्स से लेंगे। जब पीजेंट्स लैंडलॉर्ड्स को नहीं दे पाएंगे तो ब्रिटिशर्स को कैसे दे पाएंगे? दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा कि बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये इनके पास, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू पे देयर रेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट फेस कर रहे थे रेंट्स को पे करने के लिए, और इसी कारण से यहाँ पर ये लॉन्च करते हैं नो रेंट मूवमेंट। क्या लॉन्च करते हैं बेटा? नो रेंट मूवमेंट को यहाँ पर लॉन्च किया जाता है। किसके द्वारा? ये पुअर पीजेंट्स के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया जाता है। अब देखो यहाँ पे इस चीज़ को समझो, क्या इशू चल रहा था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो कांग्रेस है, ठीक है, थोड़ा सा कांग्रेस के बारे में समझ लो। यहाँ पे कांग्रेस ने यहाँ पे क्या किया, इनको किसको सपोर्ट कर रहे थे? ये लैंडलॉर्ड्स को सपोर्ट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? बिकॉज ये फंडिंग भी तो दे रहे थे। फंडिंग समझ रहे हो, पैसा रुपया, इस मूवमेंट को चलाने के लिए भी तो पैसा लगेगा ऑब्वियसली, और इसको सपोर्ट कर रहे थे। अगर कांग्रेस अगर सपोर्ट करेंगे किसको? नो रेंट मूवमेंट को। क्या सपोर्ट करेंगे बेटा? नो रेंट मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड्स है ये क्या हो जाएंगे? दे फील बुरा फील करेंगे। क्यों बुरा फील करेंगे? क्योंकि यहाँ पे अगर कांग्रेस ने सपोर्ट किया तो ये अपना सपोर्ट कांग्रेस को नहीं देंगे। ठीक है, सो दैट इज वाई कांग्रेस वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन इन मोस्ट प्लेसेस। ठीक है, सो वाई कि ये नहीं चाहते थे कि जो कांग्रेस और यहाँ पर जो इनका रिलेशन है लैंडलॉर्ड्स का, जो रिच पीजेंट्स का जो रिलेशन है वो क्या हो जाए, खराब हो जाए। इस कारण से यहाँ पर जो कांग्रेस है उसने यहाँ पर नॉट सपोर्टेड, है ना, इसको सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लैंडलॉर्ड्स यहाँ पर बुरा हो जाए, मतलब इनके साथ इनका रिलेशन खराब हो जाए। ठीक है, so they don't want to disappoint the landlords, that is why Congress didn't support this no rent campaign। ठीक है, समझ में आया सभी को? चलिए, now come to the next। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बेटा जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनकी बात करते हैं। तो सिंपल से समझो, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर अगर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देखें, इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का, तो एक चीज़ ज़रूर होता है कि यहाँ पर जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो यहाँ पर जो
हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ के लोग होते हैं, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा हो रहा था। क्यों फ़ायदा हो रहा था? इसका फ़ायदा 2 कारण से हो रहा था। पहला फ़ायदा इसलिए हो रहा था क्योंकि लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे बेटा, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे, जो इनकी इंडस्ट्रीज़ थी, वो तो डिफेंस एक्सपेंडिचर पे उनका पैसा जा रहा था, डिफेंस से रिलेटेड गुड्स बना रहे थे। तो जो गुड्स है, जैसे कि जो जूट हो गया, कपड़े हो गए, और भी जो सामान है, वहाँ पर जो इंडियन जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो वहाँ पर आ जाते हैं, वो उसकी डिमांड फुलफिल करने लग जाते हैं। इस कारण से उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। दूसरा क्या हो रहा था कि जो ये मूवमेंट चलाए जा रहे थे, जैसे सिविल डिसऑर्डिनेंस हो गया, नॉन कॉपरेशन हो गया, यहाँ पर जो फॉरेन गुड्स हैं, फॉरेन क्लॉथ्स है, उनका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बाइकआउट किया जा रहा था। जिस कारण से यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो ये इंडस्ट्रीज थे, इनको फ़ायदा हो रहा था। क्यों? क्योंकि फॉरेन गुड्स का जो इंपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कम हो जाता है, लगभग आधा हो जाता है, ये हमने डिस्कस किया था। तो कुल मिलाकर के इन मूवमेंट्स के कारण जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज थे, उनको बहुत ज़्यादा हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है। So keen on expanding their businesses, they now reacted against colonial policies that restricted the business activities. तो यहाँ पर ये क्लियरली चाहते थे कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा जो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हो रहा है बिजनेस एक्टिविटीज़ में, उसको क्या किया जाए, उसको कंप्लीटली ख़त्म किया जाए। ठीक है, कैसे ख़त्म होगा? बाय सपोर्टिंग दिस सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, ये एक्टिवली सपोर्टेड दिस मूवमेंट। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवमेंट को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे की कहानी समझो इस चीज़ को यार। देखो क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। द इंडस्ट्रियलिस्ट हु मेड प्रॉफिट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर अपसेट with the restricted policies on businesses and wanted protection against the imports of foreign goods and rupees sterling foreign exchange ratio that would discourage the imports। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट तो हुआ था, बाकी यहाँ पर जो गवर्नमेंट की जो रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज थे उसके काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, और इनकी ये डिमांड थी कि जो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है ना, इसको फिक्स्ड रखना चाहते थे। दे वांटेड टू मेक अ फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज, ताकि यहाँ पे जो इंपोर्ट हो रहा है, जो एक्सपोर्ट हो रहा है, उस पर यहाँ पर इनको फ़ायदा हो। ठीक है, एक्सपोर्ट करने पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोटेक्शन चाहते थे अगेंस्ट द इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स। चलिए, बहुत बढ़िया। To organize business interests, they formed the Indian Industrial and Commercial Congress। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या होता है बेटा, कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, यहाँ पर 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। किसके द्वारा बेटा? इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। एक ऑर्गेनाइजेशन होता है बेटा, दैट इज IICC, दैट इज इंडियन इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल कांग्रेस। कब बनाई जाती है बेटा? 1920 में। कब बनाई जाती है? 1920 में बनाई जाती है इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस। दूसरी जो बनाई जाती है दैट इज FICCI बनाई जाती है, दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन 1927। कब बनाई जाती है बेटा? ये 1927 में FICCI का यहाँ पर गठन होता है। अब इसको कौन बनाते बेटा? यहाँ पे जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जैसे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास हो गए, GD बिरला हो गए, ये सारे लोग यहाँ पर सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, विद दिस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, इन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू यहाँ पर सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया जाता है बाय दीज मेजर प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एंड GD बिरला। ठीक है, और ये वही लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं? जो कि यहाँ पर फंडिंग करते हैं। किस चीज़ के लिए? फंडिंग दी मूवमेंट, फंडिंग फॉर दी मूवमेंट। ठीक है, तो जो मूवमेंट है उसको फंड करते हैं, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। ठीक है, एंड रिफ्यूज टू बाई और सेल इंपोर्टेड गुड्स। ठीक है, तो ही गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू बाई और सेल इंपोर्टेड गुड्स। ठीक है, चलिए बढ़िया। नाउ विल अंडरस्टैंड कि आगे क्या होता है कि मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज एज अ टाइम व्हेन कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस वर्ल्ड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री वुड फ्लरिश विदाउट द
कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, तो इनकी डिमांड क्या थी कि यार स्वराज के कारण क्या होगा कि जो कॉलोनियल का रिस्ट्रिक्शंस है वो बिजनेस के ऊपर से ख़त्म होगा और यहाँ पे जो बिजनेसेस होंगी वो आसानी से और इफेक्टिव तरीके से फ्लरिश होंगी। ठीक है, तो आफ्टर द फेलियर ऑफ दिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो ब्रिटिश जो ग्रुप्स थे वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली इंथुजियास्टिक। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला कि जो सीडीएम फर्स्ट था, यहाँ पर दे एक्टिवली पार्टिसिपेटेड, लेकिन जो सीडीएम 2 होता है बेटा, सीडीएम 2 होता है नॉट पार्टिसिपेटेड, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों नहीं किया, उसके पीछे का रीजन समझो। दे नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटेड, है ना, इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? सबसे पहला कारण ये था बेटा कि उनको दे वर वेरी वरीड अबाउट दिस स्प्रेडिंग ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज़। और इस टाइम पे बेटा लगभग 22 से लेकर के 1932 तक के बीच में बहुत सारी मिलिटेंट एक्टिविटीज़ भी हो रही थी। यहाँ पर मिलिटेंट एक्टिविटीज़ हो रही थी जिसके कारण से फ्रिक्वेंटली डिस्ट्रप्शन हो रहा था बिजनेसेस एक्टिविटीज़ में। तो यहाँ पर जो बिजनेस एक्टिविटीज़ में डिस्ट्रप्शन के कारण यहाँ पर इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो आइडिया है द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म, जो सोशलिज्म का इन्फ्लुएंस है वो यंग लीडर्स जो थे कांग्रेस के, उनके अंदर इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर ये सोशलिज्म के आने के कारण बिजनेसमैन को क्या घाटा होगा? यस, घाटा होगा। अब एज पर दिस आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म इट इज सेड दैट कि जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस होंगे, जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो क्या होगा? दैट विल बी नेशनलाइज्ड। क्या किया जाएगा बेटा? इनको नेशनलाइज किया जाएगा। सो व्हाट इज नेशनलाइज्ड? कि नाउ दे विल बी नॉट कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल। तो यहाँ पे नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल्स, तो यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जो भी ये इंडस्ट्रीज वगैरह होंगी वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाएगी। इस कारण से जो वर्कर्स थे, जो ये इंडस्ट्रीज थे, इन्होंने इस चीज़ से क्या किया? इससे परहेज किया कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ऑब्वियसली यहाँ पर क्योंकि सीडीएम में इंडस्ट्रीज के जो ऑनर्स थे वो इसको सपोर्ट कर रहे थे, इस कारण से जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? समझो इस चीज़ को। सो सीडीएम में जो इंडस्ट्रिस्ट थे इन्होंने इसको सपोर्ट किया, लेकिन जो यहाँ पर वर्कर्स थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसके पीछे का रीजन समझो। क्योंकि इनकी डिमांड्स क्या थी? इनकी डिमांड्स थी जो वेजेस हैं वो हमारी वेजेस को बढ़ा दी जाए, जो वर्किंग कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन को क्या कर दो? इम्प्रूव कर दो। ठीक है, अगर ये सारी डिमांड्स के खिलाफ अगर कांग्रेस इसको क्या करेगी? सपोर्ट करेगी। अगर कांग्रेस इसको सपोर्ट करेगी तो क्या होगा? दिस विल क्रिएट अ बैड रिलेशनशिप बिटवीन अ इंडस्ट्रियलिस्ट एंड होम, दैट इज यहाँ पे कांग्रेस के बीच में। ठीक है, सो कांग्रेस वॉज रिलेक्टेंट टू इंक्लूड द वर्कर्स डिमांड एज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल। क्यों? कि जिस कारण से इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस एंड वर्कर्स स्टेड अलूफ। ठीक है, तो यहाँ पे वर्कर्स यहाँ पर क्लोजली एसोसिएट नहीं होते हैं कांग्रेस के साथ, क्योंकि कांग्रेस इनकी डिमांड्स को अपने प्रोग्राम में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट करती है सो इट मीन्स आप किसके अगेंस्ट में जा रहे हो? आप इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट में जा रहे हो। इस कारण से यहाँ पर कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। सो हाउएवर हालांकि ऐसा नहीं था कि अगर कांग्रेस को पता था अगर इनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट करेंगे दिस वुड एलिनेट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द एंटी इंपीरियल फोर्सेस। और अगर यहाँ पर इनकी डिमांड्स को इंकलकेट करेंगे, इंक्लूड करेंगे, तो इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर एलिनेटेड फील करेंगे, जिससे कि जो इस मूवमेंट पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हालांकि ऐसा नहीं था कि वर्कर्स ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया था। कई सारी जगह यहाँ पर वर्कर्स पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो छोटा नागपुर
टिन माइंस में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होता है, रेलवे वर्कर्स पार्टिसिपेट करते हैं 1930 में, एंड डॉक वर्कर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं 1932 के स्ट्राइक में, ठीक है। यहाँ पे और लगभग 1930 में थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेट करते हैं इन छोटा नागपुर टिन माइंस, एंड गांधी कैप पहनते हैं एंड पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटेस्ट में, रैलीज में एंड बाइकॉट कैंपेन्स में, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं वुमेन्स के बारे में। नाउ दिस इज द लास्ट सोशल ग्रुप जिसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। अब वुमेन्स का पार्टिसिपेशन कैसे था इस चीज़ को समझो, ठीक है। देखो यार, वुमेन्स की बात की जाए तो वुमेन्स ने बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेशन किया, काफ़ी एक्टिव तरीके से वुमेन्स का पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है हर मूवमेंट्स में, ठीक है। लार्ज स्केल में पार्टिसिपेशन किया, थाउजेंड्स ऑफ वुमेन्स घर से बाहर निकल करके गांधी जी के कहने पर आई, है ना, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मार्चेस में पार्टिसिपेट किया, है ना, सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया, फॉरेन क्लॉथ्स का पिकेट किया, लिक्कर शॉप्स को यहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बाइकआउट भी किया, ठीक है। और बहुत सारी महिलाएं तो यहाँ पर जेल भी गई, ठीक है, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर जेल भी गई, एंड दे सॉ सर्विस टू द नेशन एज द सेक्रेट ड्यूटी ऑफ एवरी वुमेन। उन्होंने देखा कि देश की सेवा करने सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का अधिकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेल का अधिकार नहीं है, यहाँ पर वुमेन्स का भी यहाँ पर अधिकार होता है देश की सेवा करने का, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वुमेन्स का हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स कि काफ़ी ज़्यादा वुमेन्स, काफ़ी ज़्यादा तादाद में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और रूरल एरियाज़ में जो रिच पीजेंट्स थे, पुअर हाउस होल्ड्स की वुमेन्स थी वो भी आती हैं, है ना, जो हाई कास्ट फैमिलीज़ की वुमेन होती हैं अर्बन एरियाज़ में आती हैं। गांधी जी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि वुमेन्स ने काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट किया, लेकिन यहाँ पे गांधी जी के द्वारा कहा जाता है कि क्या कहा जाता है कि वुमेन्स को घर की देखभाल करनी चाहिए, परिवार की देखभाल करनी चाहिए, वो घर को संभाल के रखे इन मोमेंट्स के टाइम पे, ठीक करके। और यहाँ पर कांग्रेस किसी भी प्रकार के हायर ऑफिशियल पोजीशंस को, हायर पोजीशन ऑफ अथॉरिटी देने से इनकार कर देती है, मना कर देती है, ठीक है। और इस तरीके से ये जो मूवमेंट है वुमेन्स के लिए इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं था, खास करके उनके पॉलिटिकल राइट्स को लेकर के, ठीक है। सो दिस बिकम द ओनली सिंबल प्रेजेंस। तो यहाँ पे वुमेन्स का सिर्फ सिंबॉलिक प्रेजेंस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। कुल मिलाकर के वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस किसी भी प्रकार की जो हायर अथॉरिटी वाली पोजीशन है वुमेन्स को देने से इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो कौन से इंडस्ट्रीज ने अटैक किया था कॉलोनियल कंट्रोल का इंडियन इकोनॉमी में और सीडीएम को सपोर्ट किया था? ऑप्शन ए दिनेश शॉ, ऑप्शन बी पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, ऑप्शन सी द्वारिका नाथ टैगोर, एंड ऑप्शन डी इज सेठ हुकुमचंद्र, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया था ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास FICCI का संगठन करते हैं और यहाँ पे सीडीएम मूवमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं बाय गिविंग द फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम लिमिटेशंस की बात करेंगे, तो आपके चैप्टर में सिर्फ आपको दो ही लिमिटेशंस पढ़ना है, दो लिमिटेशंस पढ़ना है। कौन कौन सी? एक पढ़ना है दलित और एक पढ़ना है मुस्लिम्स का, कि यहाँ पे दलित और मुस्लिम के लिए ये जो आइडिया था ये क्या एक्सेप्ट किया उन्होंने कि नहीं किया, ठीक है। सो जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज था इनके द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया उसके पीछे की कहानी हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दलित्स को लेकर के। देखो यार, दलित्स की बात की जाए तो यार दे आर द पार्ट ऑफ हिंदू, है ना, ये हिंदू के ही पार्ट है। हिंदू में 4 वर्ण होते हैं, कौन कौन से? चतुर्वर्ण्यम में कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र आते हैं, ठीक है। और फिर दलित्स को भी हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। दलित्स आर द पार्ट ऑफ शूद्र ओनली, ठीक है। तो कुल मिलाकर के दलित्स यहाँ पर पार्टिसिपेट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कांग्रेस में जो मेजरली जो लीडर्स हुआ करते थे दे आर मोस्टली ब्राह्मण्स और द अपर कास्ट हिंदूज, ठीक है। इस कारण से कांग्रेस ने यहाँ पर जो दलित्स की डिमांड है उसको एक्सेप्ट करने से इग्नोर कर देती है, मना कर देती है, बिकॉज कि वो किसी भी सनातनीज को ऑफेंड नहीं करना चाहते थे कि कोई भी दलित उनके साथ बैठ करके यहाँ पे डिस्कशन करे, उनके साथ बैठे, उनके साथ चले। तो यहाँ पर ये जो सनातनीज थे, है ना, जो अपर कास्ट हिंदूज थे, उनको ऑफेंड नहीं करना चाहते थे। हालांकि गांधी जी ने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा बाइकआउट किया कि यार दलित भी दे आर द पार्ट ऑफ हिंदू
और जो हम यहाँ पर अनटचेबिलिटी कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हमें ख़त्म करना है। ठीक है, तो गांधी जी ने काफ़ी ज़्यादा दलित्स को सपोर्ट किया और इन दलित को उन्होंने कहा दे आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड्स। कौन है ये? हरिजन है, भगवान के बच्चे हैं। ठीक है, दे आर द हरिजन, दे आर द गॉड ऑफ चिल्ड्रंस। और उनका विश्वास था कि स्वराज तब तक अटेन नहीं होगा जब तक स्वराज, इवन दो कि वी विल नॉट अटेन स्वराज फॉर इवन इन 100 ईयर्स, जब तक अनटचेबिलिटी को हम एलिमिनेट नहीं कर देते हैं। तो यू कैन सी हियर कि गांधी जी कहते हैं, गांधी जी कॉल्ड द दलित एज अ हरिजन एंड ही बिलीव दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years if untouchability was not eliminated। जब तक अनटचेबिलिटी एलिमिनेट नहीं होगी तब तक हमें स्वराज नहीं मिलेगा। और गांधी जी यहीं से 1932 जब यहाँ पर वो डिसअपॉइंट होकर के चले आते हैं, कहाँ से? लंदन से, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, तभी से वो एज अ सोशल एक्टिविस्ट की तरह इसको रिफॉर्म करने के लिए बहुत सारी यहाँ पर स्टेप्स लेते हैं। ठीक है, नाउ देखो क्या स्टेप्स लेते हैं। सही है, तो गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह, गांधी जी सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करते हैं बहुत सारी जगह पे, जैसे कि टेम्पल हो गया, है ना, पब्लिक बेल्स हो गई, टैंक्स हो गए, है ना, रोड्स हो गए, स्कूल हो गए। तो यहाँ पर इनको एक्सेस मिले इन दलित्स को, इस कारण से गांधी जी सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करते हैं। और साथ ही साथ में वो टॉयलेट्स भी क्लीन करते हैं। ठीक है, ही इवन क्लीन द टॉयलेट टू डिग्निफाई दैट द वर्कर ऑफ भंगी और द स्वीपर एंड परसुएडेड अपर कास्ट हिंदू टू चेंज देयर हार्ट एंड गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी। इवन तो क्या आप देख सकते हो कि गांधी जी के द्वारा जो यहाँ पे टॉयलेट वगैरह भी क्लीन किया गया, कि वो बताना चाहते हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, और हम अगर इन वर्कर्स को इस तरीके से देखेंगे तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ सिन, ये एक पाप की तरह होगा। और उनको लोगों को यहाँ पर परसुएट करने की कोशिश करते हैं कि हमें जो ये अनटचेबिलिटी जैसा पाप है उसको हमें छोड़ देना चाहिए, उसको हमें ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, और गांधी जी ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं, एसोसिएशंस बनाते हैं इन वर्कर्स के लिए, इन दलित्स के लिए, ताकि उनको सोसाइटी में एक अच्छी पोजीशन उनको दिया जा सके। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म लाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारी जगह टूर भी करते हैं, घूमते भी हैं, अपर कास्ट हिंदुओं से मिलते हैं, और लोग इनका खुल कर के बहिष्कार करते हैं। तो जब भी जाया करते थे लोग इनको ताना देते थे, है ना, काफ़ी ज़्यादा कोसते थे कि कैसा है ये, हमें दलितों के साथ बैठाना चाहता है, हमें इनके साथ पानी पीने के लिए बोल रहा है, ये दलित अछूते हैं, ये इनकी कोई वो नहीं है ना, कोई जात नहीं है, ये नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा गांधी जी को क्रिटिसाइज़ किया जाता था। ठीक है, इवन पत्थर भी लोग मारा करते थे जब ये गांधी जी जाया करते थे। कुल मिलाकर के गांधी जी इनके पोजीशन को सुधारने के लिए सोसाइटी में बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इनकी डिमांड्स क्या थे। सो व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ दलित लीडर फॉर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट्स। क्या डिमांड्स थी, इधर देखो। सबसे पहले इनकी डिमांड थी कि रिजर्व सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। हमें क्या चाहिए? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्व्ड सीट चाहिए। ठीक है, सीट शुड बी रिजर्व फॉर द दलित्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। दूसरी जो इनकी डिमांड थी बेटा, सेपरेट इलेक्टोरेट दैट वुड चूज द दलित मेंबर फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। चलिए यहाँ पर अब थोड़ा सा बात करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट होता है क्या। मान लीजिए मैं हूँ अभिषेक सर, कह लो आप, ठीक है, मैं यहाँ पे इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं मान लीजिए हूँ दलित समाज का। ठीक है, मैं दलित समाज हूँ, तो मैं ब्राह्मण, बट मान लेता हूँ मैं दलित समाज का हूँ। ठीक है, अब मैं इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करूँगा तो क्या होगा कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, अगर सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पर चल रहा है तो यहाँ पर ओनली दलित मेंबर कैन पार्टिसिपेट। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दलित मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करेंगे, और जो वोट वाले होंगे, जो वोट देने वाले लोग होंगे, ओनली दलित विल गिव वोट्स, ओनली दलित्स विल गिव वोट टू द दलित मेंबर। ठीक है, बाकी जो अदर कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं वो अलाउड नहीं थे कि वो किसी भी प्रकार के यहाँ पर वोट दे सके। ठीक है, तो यू कैन सी हियर कि सिर्फ दलित वाले मेंबर ही, दलित वाले इंसान को वोट दे सकते हैं, और इवन कि जो उस सीट पे कंटेस्ट करने वाला जो मेंबर होगा वो सिर्फ और सिर्फ दलित ही हो सकता है। तो बाकी अदर कम्युनिटीज़ का क्या?
तो उनके लिए कोई डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास नहीं थी, ठीक है। दे जस्ट बिकम द ऑब्जर्वर, सिर्फ ऑब्जर्वर की तरह वो देखे जा रहे थे और उनके पास किसी भी प्रकार की यहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं थी। और सेपरेट इलेक्टोरेट सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी एरियाज में दिया जाता था कि जिस एरिया में ज़्यादा मेजोरिटी में दलित हैं तो वहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट्स की सीट्स दी जाएंगी, ठीक है। चलिए, Dalit participation in the CDM was therefore limited, particularly in the Maharashtra and Nagpur region where organization was quite strong. ठीक है, तो जहाँ पर दलित्स का ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था तो वहाँ पर CDM मूवमेंट्स में किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड था, ठीक है। खास करके नागपुर महाराष्ट्र वाले रीजन्स में हमें देखने को मिलता है। चलिए, अब हम यहाँ पे बात करते हैं अम्बेडकर साहब और दलित के लिए क्या करते हैं यहाँ पर, उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। तो दलितों के लिए यहाँ पर डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशंस बनाया जाता है 1930 में अम्बेडकर साहब के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट ही आपको पता होना चाहिए कि डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930 में अम्बेडकर साहब के द्वारा बनाया जाता है, जिसके तहत ये डिमांड करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स, ठीक है। तो गांधी जी से लड़ गए थे, कहाँ लड़ गए थे, याद करो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे नेगोशिएशन जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ। देखिए, तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वहाँ पर नेगोशिएशंस ब्रोक डाउन हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में लड़ाई हो गई थी। किस मुद्दे को लेकर के कि गांधी जी जो अंबेडकर साहब की डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर के, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। हालांकि 1932 में ब्रिटिशर्स ने दलितों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था अंडर द रामसे मैकडोनाल्ड एबॉट, ठीक है। हालांकि उस चीज़ को गांधी जी ने काफ़ी ज़्यादा ऑफेंडेड फील हुए और गांधी जी जब लंदन से इंडिया आते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और अरेस्ट करके एर्रावडी जेल जो कि पुणे में है वहाँ पर इनको शिफ्ट किया जाता है। तो अंबेडकर साहब आते हैं और गांधी जी और अंबेडकर साहब मिलते हैं और अंबेडकर साहब को बोला जाता है कि यार जाकर के गांधी जी से मिलो, गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, ये बोल रहे हैं हम खाना तब तक नहीं खाएंगे। और गांधी जी की कंडीशन इस टाइम पर उतनी अच्छी नहीं थी, तो गांधी जी अगर बहुत टाइम तक भूख हड़ताल करते तो हो सकता था इनकी जान भी चली जाए। तो गांधी जी को मनाने के लिए अंबेडकर साहब को भेजा जाता है और अंबेडकर साहब गांधी जी यहाँ पर बैठ करके बात करते हैं और जो अंबेडकर साहब हैं वो एग्री करते हैं कि ठीक है, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, बल्कि हमें यहाँ पर आप रिजर्वेशन इन सीट्स दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर गांधी जी के द्वारा इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है कि हम आपको रिजर्वेशन ऑफ सीट्स देंगे, जितनी सीट सेपरेट इलेक्टोरेट में नहीं दी जाएगी उससे कई गुना ज़्यादा हम आपको रिजर्वेशन ऑफ सीट्स देंगे इन अ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के इलेक्शंस के लिए, सेंटर एज वेल एज प्रोविंशियल जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की इलेक्शंस होंगी उस पर हम आपको क्या देंगे, वी विल प्रोवाइड यू द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि पुणे में ये बात होती है, पूना पैक्ट साइन होता है गांधी जी और अंबेडकर के बीच में 1932 में, और यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकी डिमांड को मान गए थे और गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ है ना डिसाइड किया था और यहीं पर सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड की गई थी, है ना। गांधी जी कह रहे थे कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट दलित्स को दिया जाएगा तो इट विल यहाँ पर डिसइंटीग्रेट द सोसाइटी, है ना, जो प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगी। और अंबेडकर अल्टीमेटली गांधी जी की जो पोजीशन है उसको एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पर पूना पैक्ट साइन होता है सितंबर 1932 में, ठीक है। चलिए, अब इट गेव द डिप्रेस्ड क्लास लेटर टू बी नोन एज अ शेड्यूल कास्ट एज अ रिजर्व सीट्स, क्या दे देती है बेटा इनको, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन प्रोविंशियल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। तो जो प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है यहाँ पर इनको रिजर्वेशन ऑफ सीट्स दे दी जाती है, बट दे वर टू बी वोटेड बाय द जनरल इलेक्टोरेट, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर पूना पैक्ट में जो दलित्स हैं उनके लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट का जो प्रोविजन है वो डिसाइड किया जाता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम बात करेंगे मुस्लिम्स के साथ क्या इशू था।
देखो मुस्लिम्स के साथ ये इशू था कि यार इन्होंने एक बार भरोसा कर लिया था और एक बार भरोसा करने के बाद इनका भरोसा गांधी जी ने तोड़ दिया था किसमें, खिलाफत मूवमेंट में, जो कि सीडीएम के टाइम पे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे इन्होंने लिया था। तो मुस्लिम्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो कांग्रेस की जो यहाँ डिमांड थी उससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वो हो गए थे। ठीक है, इन मिड 1920s में कांग्रेस ओपनली एसोसिएटेड विद हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे देख सकते हो कि मुस्लिम फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस आफ्टर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन के मूवमेंट के बाद जो कांग्रेस है वो एलिनेटेड फील कर ही रहे थे। और दूसरी चीज़ ये चीज़ थी कि जो यहाँ पर कांग्रेस है इसका एसोसिएशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। किसके साथ? इसका एसोसिएशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था विद द हिंदू महासभा। हिंदू महासभा, अब हिंदू महासभा का गठन इसीलिए हुआ था ताकि जो यहाँ पर कौन है, मुस्लिम लीग है, उसको यहाँ पर उसके खिलाफ ये पार्टी खड़ी हो सकते, है ना। तो कुल मिलाकर के जो कांग्रेस का एसोसिएशन है हिंदू महासभा जैसी पार्टीज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। इस कारण से यहाँ पर जो रिलेशन था हिंदू और मुस्लिम के बीच में काफ़ी ज़्यादा वर्सेंड हो गया, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। और इसी कारण से बहुत ज़्यादा हमें हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस देखने को मिलते हैं बहुत सारे शहरों में। ठीक है, तो कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू नेगोशिएट अलायंस। हालांकि यहाँ पर एक नेगोशिएशन की बात की जाती है। अब यहाँ पर जिन्ना साहब मानते हैं, जिन्ना साहब डिमांड रखते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। हालांकि ये मान जाते हैं कि हम ठीक है, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ करके हमें रिजर्व सीट्स दे दो। कहाँ पर? मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस में। कहाँ पर चाहिए हमें? मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस में सेंट्रल असेंबली के लिए हमें आप रिजर्व सीट्स दे दीजिए। ठीक है, हालांकि इस चीज़ के ऊपर बात की जाती है, लेकिन क्या होता है बेटा कि जो यहाँ पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होता है 1928 में, यहाँ पर मिस्टर जयकर साहब जो कि हिंदू महासभा के लीडर होते हैं, वो स्ट्रांगली क्या कर देते हैं, अपोज कर देते हैं कि हम किसी भी प्रकार का यहाँ पर इनको रिजर्वेशन वगैरह नहीं देंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो मुस्लिम लीग के जो जिन्ना थे, लीडर थे, वो कंप्लीटली यहाँ पर कांग्रेस के साथ आते नहीं है। और इसी कारण से क्या होता है बेटा, एट दिस टाइम सीडीएम मूवमेंट देयर वाज एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन एंड डिस्ट्रस्ट अमंग दी कम्युनिटीज़। और इसी टाइम पर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रस्ट हो रहा था। इस कारण से मुस्लिम जो पॉपुलेशन थे नॉट पार्टिसिपेटेड इन सीडीएम। तो सीडीएम में मुस्लिम्स के द्वारा पार्टिसिपेट नहीं किया जाता है। ठीक है, सिंपलिसिटी समझ में आ गया आपको? चलिए, वेरी गुड। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यार उनको पता था कि अगर हम कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं तो हमारी जो कल्चरल आइडेंटिटी है कहीं ना कहीं वो छिप जाएगी, उसको सबमर्ज कर लिया जाएगा इन द हिंदू आइडेंटिटी। इस कारण से वो अपने कल्चर को, अपनी रिलीजन को बचाने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डरे हुए थे कि हमें इनके साथ एसोसिएट नहीं होना है। ठीक है, दे फियर दैट कल्चर आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटीज़ would be submerged under the domination of Hindu majority, thus Muslim participation was not enthusiastic। इसी कारण से मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन enthusiastic नहीं था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो हाउ फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930s? ऑप्शन आर डी, दैट इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। And which party did not boycott the council elections held in the year 1921? तो किस पार्टी ने, याद करो पढ़ाया था मैंने, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पर एक पार्टी थी जिस पार्टी ने यहाँ पर इलेक्शंस को बाइकॉट नहीं किया था। कौन सी पार्टी थी बताओ मुझे? दैट इज जस्टिस पार्टी। दे वर द नॉन ब्राह्मण पार्टीज। ठीक है, इन्होंने बाइकॉट नहीं किया था मद्रास में, बाकी सभी ने बाइकॉट किया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखो यार, दैट इज़ द वन पोर्शन जो कि ख़त्म हो गया आपका। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, आपके एनसीईआरटी में होगा, दैट इज़ द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। अब देखो यार, इस चीज़ को समझो कि हमने बात किया था, किस में बात किया था? हमने बात किया था
यूरोप में बात किया था हमने कि किस तरीके से वहाँ पर लोगों के अंदर एक देशभक्ति की भावना, एक देश प्रेम की भावना को जगाया जाता है और उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स फ्रांस ने लिया था ताकि उनके अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आए, एक सेंस ऑफ फीलिंग आए, ठीक है, कि हम इस देश में रह रहे हैं। अगर इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया मतलब क्या, अ पीस ऑफ लैंड? बस नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया से हमारे बहुत सारे सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं और इन सेंटिमेंट्स को जोड़ने के लिए ऐसी बहुत सारी सिंबल्स का, हाइम्स का, हमारे यूनाइटेड स्ट्रगल्स का, फोकलोर्स का, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमें एक देशभक्ति की भावना आ सके। आप इमेजिन करो कोई मैच चल रहा है और इंडिया पाकिस्तान का मैच में जब भी आप अपने नेशनल फ्लैग को देखते हो तो आप कितने खुश हो जाते हो। जब आप कहीं फॉरेन कंट्री में जाते हो और वहाँ पर आपको कोई इंडियंस देखने को मिलता है तो आप कितने खुश हो जाते हो। इंडियन फ्लैग्स देखने को मिलता है, आप कितने खुश हो जाते हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे, आपके, हम सब के सेंटिमेंट्स इस फ्लैग से जुड़ा हुआ है। वही चीज़ हम कहानी अब यहाँ पे बात करेंगे कि हमारे अंदर किस तरीके से सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आई और हमने इस चीज़ को कैसे डिस्कवर किया, हमने किस तरीके से एक नई आइडेंटिटी बनाई, ठीक है। तो इस चीज़ को समझते हैं। तो हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू द डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन्स और लैंग्वेज ग्रुप्स डेवलप्ड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस? दिस इज 5 मार्क क्वेश्चन, 100% आपको पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलिए, कैसे डेवलप की चीज़ को समझिए। तो हमने कैसे डेवलप की बेटा, तो समझो इस चीज़ को कि बिकॉज ऑफ आर एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स। हम जितने भी लोग हैं हम एक दूसरे के साथ क्यों एसोसिएट कर पाते हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे जो दादा परदादा थे कहीं ना कहीं वो एक साथ थे यूनाइटेड स्ट्रगल्स में जो हम ब्रिटिशर्स के साथ कर रहे थे। तो ये एक पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है बेटा कि दो दैट इज हिस्ट्री एंड फ्रिक्शंस, है ना, जो हमारी इतिहास हो गई, जो फ्रिक्शंस हैं, जब उनको हम पढ़ते हैं हमें हमें एक गौरव फील होता है, हमें एक काफ़ी प्राउड फील होता है, ठीक है। दूसरी बेटा यहाँ पर आप पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स देख सकते हो। तो जो बहुत सिंबल्स होते हैं, प्रिंट्स होते हैं, उसको देख करके हमें इंडियन एक नेशनलिस्टिक फीलिंग्स आती है। जो हमारे फोकलोर्स हो गए, सॉन्ग्स हो गए, है ना, जो देशभक्ति की गाना है, ये देश है वीर जवानों का, अलवेलों का मस्तानों का, इस देश के यारो क्या कहना, ठीक है, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। तो इस तरीके की जो हाइम्स है, इस तरीके की जो गाने हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक देशभक्ति की भावना लेकर के आते हैं। So these all things are the very important part of because we are the Indians, that is why we associate with these kind of things, क्योंकि कहीं ना कहीं we are very united, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है बेटा, यहाँ पे वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस, जो हमारे कल्चर्स हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वेराइट करते हैं, बट स्टिल वी फील यूनाइटेड, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन सारे मैथड्स के तरीके से हमने यहाँ पर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस डेवलप की, ठीक है। और क्या तरीके थे? सबसे पहले यहाँ पे समझो इस चीज़ को यार, कि हमने देखा था कि फ्रांस में, है ना, ब्रिटेन में और या फिर जर्मनी में हो, हर किसी ने एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को इमेजिन करके यहाँ पर देश को एक आइडेंटिटी देने की कोशिश की, एक ह्यूमन फिगर देने की कोशिश की, जिसको हम कहते हैं एलोगोरी। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? एलोगोरी कहते हैं। सो एलोगोरी इज द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ठीक है, जिसके थ्रू हम देश को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब हैं, इन्होंने देश की आइडेंटिटी को बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता बनाते हैं और साथ ही साथ में एक सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग लिखते हैं जिसका नाम है वंदे मातरम इन 1870। और इस वंदे मातरम को लेटर उनकी जो नॉवेल है, कौन सी है बेटा? दैट इज आनंद मठ नाम की एक जो नॉवेल है, इस पे इनको इंक्लूड किया जाता है। और इस वंदे मातरम का जो सॉन्ग है, इसको ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, ड्यूरिंग द वेरियस मूवमेंट, इसको हम वाइडली यूज करते हैं, ठीक है। आज भी हम इसको वंदे मातरम का जो नारा है उसको यूज करते हैं फॉर द नेशनल सेंटिमेंट्स, ठीक है। चलिए, तो बंकिम चंद्र जी का आप याद रखिएगा कि इन्होंने दो चीज़ की थी। इन्होंने सबसे पहले भारत माता की जो पहली इमेज है उसको बनाने की कोशिश की, और यहाँ पर वंदे मातरम की जो नारा है, स्लोगन है, वो उन्होंने दिया था, इस सॉन्ग को लिखा था, और उसको बाद में जो आनंद मठ की किताब है उस पर इंक्लूड किया गया, ठीक है। चलिए,
अब बात करते हैं इस पिक्चर्स के बारे में जो इन्होंने बनाई थी। दूसरी पिक्चर पेंट की गई थी अबींद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है, ही वॉज द चाचा ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो अबींद्रनाथ टैगोर के द्वारा फर्स्ट फेमस इमेज ऑफ भारत माता बनाई गई। एंड इस इमेज में आप देख सकते हो कि इनके हाथ में एक रीडिंग बुक है, एक फूड है, ठीक है, और इस तरीके से अलग अलग चीज़ें इनके हाथ में दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एस्थेटिक फिगर देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा काम एंड कंपोज हमें देखने को मिल रहा है इनके चेहरे पे, और काफ़ी ज़्यादा डिवाइन और स्पिरिचुअल हमें देखने को मिल रही हैं इस इमेज के द्वारा हमें देखने को दिख रहा है, ठीक है। सो लेटर द इमेज एक्वायर्ड डिफरेंट फॉर्म्स एंड इट सर्कुलेटेड इन द पॉपुलर प्रिंट एंड वाज प्रिंटेड बाय द डिफरेंट आर्टिस्ट। तो बाद में इस इमेज को काफ़ी जगह यूज़ किया गया अलग अलग पॉपुलर प्रिंट्स में, है ना, ड्यूरिंग द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, ठीक है। तो ये इमेज याद रखिएगा, इसको बनाया गया था बेटा अबींद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। चलिए, कुछ और भी पेंटिंग्स बनाई गई थी, जैसे आप ये वाली पेंटिंग देख सकते हो, इसमें भारत माता हाथ में देख सकते हो त्रिशूल लेके खड़ी हैं, है ना, स्टैंडिंग बिहाइंड द लॉयन एंड एलिफेंट, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है अ सिंबल ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? अ सिंबल ऑफ पावर एंड अथॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। त्रिशूल हो गया, आप देख सकते हो त्रिशूल है ना, हाथी जी हैं और शेर जी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? पावर और अथॉरिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये दो पेंटिंग्स का नाम आपको याद रहना चाहिए। चलिए, अब हम बात करते हैं कुछ और भी चीज़। तो यहाँ पर फोकलोर्स, है ना, फोक स्टोरीज को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लाया गया, ठीक है, और इस पे काम करते हैं बेटा रविन्द्रनाथ टैगोर। तो बंगाल में इन्होंने ऐसी बहुत सारी जगह घूमते हैं, विलेज विलेज जाकर के टूर करते हैं, और यहाँ पर जो पॉपुलर जो फोक स्टोरीज हुआ करती थी, जो फोक जो कहानियाँ हुआ करती थी, इनको ये कंबाइन किया करते थे, और कंबाइन करके यहाँ पर एक बैलेट्स के फॉर्म में, है ना, नर्सरी राइम्स के फॉर्म में और मिथ्स के फॉर्म में इसको यहाँ पर ही रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, ताकि बच्चा जब इसको गाए तो उसके अंदर देश की जो भावना है वो इसके अंदर आए, ठीक है। सो लेट द मूवमेंट ऑफ फॉर फोक रिवाइवल्स। तो यहाँ पर जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं वो फोक रिवाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट यहाँ पर लॉन्च करते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट देख लीजिए आप, यहाँ पर नतीश शास्त्री तमिलनाडु में, है ना, फोक फ्लोर्स को सदर्न इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पब्लिश करते हैं, ठीक है। 4 वॉल्यूम कलेक्शंस पब्लिश किया जाता है नतीश शास्त्री के द्वारा। एंड ये बिलीव करते हैं कि ये जो फोकलोर होते हैं ना बेटा, दे आर द नेशनल लिटरेचर्स, और ये दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेचर, जो कि एक सच्ची घटना पे आधारित होते हैं, और इससे बड़ा मोटिवेशन कोई किसी को नहीं दे सकता, बिकॉज कि ये जो नेशनल जो लिटरेचर्स हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द नेशनल मूवमेंट, ठीक है। सो द मोस्ट ट्रस्टवर्दी एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट एंड कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये लोगों के जो रियल थॉट्स हैं, जो उनके कैरेक्टर्स हैं, वो सबसे ज़्यादा हमें इन फोकलोर्स की कहानी से समझने को मिलता है। इन एग्जाम्पल्स को आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको इन्हीं का यूज़ करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन देखिए, हु विजुअलाइज एंड डिपिक्टेड द इमेज ऑफ भारत माता थ्रू पेंटिंग। तो पेंटिंग के थ्रू, सबसे पहले पेंटिंग के थ्रू किसने भारत माता का इमेज विजुअलाइज किया था? द आंसर इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, नतीश शास्त्री, एंड द ऑप्शन इज द राइट आंसर अबींद्रनाथ टैगोर साहब ने यहाँ पे पेंटिंग बनाई थी भारत माता की। चलिए, अब यहाँ पे आप कुछ फ्लैग्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 फ्लैग बनाए गए, एक बनाया गया स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे, एक बनाया गया बेटा स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे बनाया गया था, और एक गांधी जी के द्वारा बनाया गया था। अब इस स्वदेशी मूवमेंट पे जो फ्लैग बनाया गया था, इसमें हमें 3 कलर का फ्लैग देखने को मिलता है। एक हो गया रेड, एक हो गया ग्रीन, और एक हो गया बेटा येलो डर्टी फेलो, ठीक है, नॉट डर्टी फेलो, इट्स वेरी वेरी गुड कलर, ठीक है। तो रेड, ग्रीन एंड येलो हो गया, वॉज डिजाइंड विथ 8 लोटस, ठीक है। तो इसमें 8 लोटस थे, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, रिप्रेजेंटिंग द प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। तो ये 8 लोटस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। एंड क्रिसेंटेड मून एंड लोटस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लोटस रिप्रेजेंटिंग द हिंदू एंड क्रिसेंटेड मून रिप्रेजेंटिंग द मुस्लिम्स, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे ये फ्लैग लॉन्च किया गया, और गांधी जी के द्वारा यहाँ पर स्वराज फ्लैग डिज़ाइन किया गया बेटा 1921 में, और इसके बीच में सेंटर में हमें चरखा देखने को मिलता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है सेल्फ हेल्प को। द स्पिनिंग व्हील
जो स्पिनिंग व्हील है इट रिप्रेजेंट दैट इज द सेल्फ हेल्प, ठीक है। ये गांधी जी की जो आइडिया है सेल्फ हेल्प, उसको यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो गांधी जी कैरिंग दिस फ्लैग होल्डिंग इट अलोफ्ट ड्यूरिंग द मैचेस बिकेम अ सिंबल ऑफ डिफाइंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन फ्लैग्स का इस्तेमाल करके काफ़ी ज़्यादा हमने यहाँ पर नेशनल मूवमेंट्स में प्रमोट किया। चलिए अब यहाँ पे री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। एक चीज़ मैं बता दूं बेटा कि जो हिस्ट्री लिखी गई सबसे पहले वो ब्रिटिशर्स ने लिखी, और उसको इस हिस्ट्री को पढ़ने के बाद उन्होंने बहुत ही ऐसी चीज़ें लिखी जो काफ़ी ज़्यादा नॉनसेंस थी, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बुलशिट थी, काफ़ी ज़्यादा ख़राब चीज़ें लिखी थी। तो इंडियंस को दे थिंक दैट कि इंडियंस आर बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव एंड इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ, ठीक है। इनके पास कैपेबल नहीं है, इनके पास इतनी लॉजिक नहीं है, इनके पास इतनी थिंकिंग नहीं है, और ये दे आर बार्बरिक कम्युनिटी, ठीक है। दे कॉल अस वी आर द वाइट मैन्स बर्डन, हम वाइट मैन्स के बर्डन है, हम इनके ऊपर बर्डन है। क्यों बर्डन है भाई हम आपके ऊपर, क्या कारण है हम आपके ऊपर बर्डन है, मुझे बताओ क्यों? क्योंकि हमारे पास आपके जैसे सोफिस्टिकेटेड लाइफ नहीं जीते, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। तो हमारी जो हिस्ट्री है उसको फिर से री इंटरप्रिटेट किया गया, उसको फिर से लिखा गया, और हमारे एशियंट कल्चर को काफ़ी ज़्यादा ग्लोरीफाई किया गया, और हमें बताया गया कि हमारा एशियंट टाइम काफ़ी ज़्यादा ग्लोरीफाइड हुआ करता था, और इंडियंस के इस ग्लोरीफिकेशंस को पढ़ करके लोग, उनके अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आया कि ये ब्रिटिशर्स हमें झूठ बोल रहे हैं, इनके लिखी गई हिस्ट्री गलत है। इस कारण से यहाँ पर हिस्ट्री को रीइंटरप्रिटेट किया गया, एंड इट इंस्टिल अ फीलिंग ऑफ प्राइड इन द नेशन, ठीक है। और लोगों के अंदर एक प्राइड आता है अपने देश के प्रति कि इंडियन हिस्ट्री हैड टू बी थॉट अबाउट डिफरेंटली, ठीक है। और फिर इंडियन हिस्ट्री को फिर से दोबारा लिखा गया, और उसमें इंडियन हिस्ट्री पे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील किया। सो दे रोट अबाउट द ग्लोरीज डेवलपमेंट इन द एंशिएंट टाइम्स, द ग्लोरीज टाइम्स इन द व्यूज, एंड वॉज फॉलोड बाय द हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन व्हेन इंडियंस वॉज कॉलोनाइज्ड, ठीक है। तो ये सारी कहानी यहाँ पर लिखी गई बेटा। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको बता दूं कि यार ये जो इमेज बनाई जा रही थी, जो फोकलोर्स लिखे जा रहे थे, जो हिस्ट्री को रीइंटरप्रिटेशन किया जा रहा था, इसमें थोड़ा सा एक इशू ये हो गया था कि जो अदर कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो एलिनेटेड फील करने लग गए थे। क्यों एलिनेटेड फील करने लग गए थे? क्योंकि ये जो इमेज वगैरह बनाई जा रही थी, इसमें हिंदू गॉड एंड गॉडनेस को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिपिक्ट किया जाता था। तो हिंदू के जो कम्युनिटी के जो सिंबल्स हुआ करते थे उनको यूज़ किया जाता था। इस कारण से जो अदर कम्युनिटीज़ के लोग थे वो थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को एसोसिएट नहीं कर पाए, और इस कारण से वो इंडिया को थोड़ा सा यहाँ पे इंडियंस को एज ए हिंदू मेजोरिटी कंट्री के रूप में देखा जाने लगा, ठीक है। दैट इज द वन थिंग, एंड दैट इज वाई अदर कम्युनिटीज फेल्ट लेफ्ट आउट बिकॉज द इमेज सेलिब्रेटेड बट ड्रॉन फ्रॉम द हिंदू आइकोनोग्राफी, ठीक है। दैट इज वन थिंग। सो इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। बाकी इस चैप्टर के आगे भी कहानी चलती है जो कि आपके बुक में नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्रिप्स मिशन आया था, उसके फेल होने के कारण जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। फिर उसके बाद गांधी जी यहाँ पर 14 जुलाई 1942 को यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करते हैं, और वहाँ पर स्लोगन देते हैं डू और डाई, ठीक है। और इसके बाद से ये मूवमेंट वाइड स्प्रेड फैलता है, और यहीं से ब्रिटिशर्स को समझ में आ जाता है कि अब हम इंडियंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी खुद की कंडीशन वर्ल्ड वॉर 2 में ख़राब हो चुकी थी, ठीक है। इस कारण से वो अलाउ करते हैं कि इंडियंस को यहाँ पर अपने देश को रूल करने का मौका दिया जाएगा, और यहाँ पर जो पावर्स हैं वो ट्रांसफ़र की जाएगी। और इसी के साथ यहाँ पर 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया जाता है, और इसी के साथ भारत आज़ाद हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ वन थिंग। चलिए तो यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है, और करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए द थिंग इज, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग इंडियन नेशनलिस्ट इज करेक्टली मैच्ड। ऑप्शंस आर लीडर्स, द फर्स्ट वन इज सरदार पटेल, सेकेंड वन इज भगत सिंह, एंड द थर्ड वन इज CR दास, एंड द फोर्थ वन इज जवाहरलाल नेहरू। तो सरदार पटेल किसका क्या कंट्रीब्यूशन था बेटा? ही वॉज कंट्रीब्यूटिंग द बरदौली सत्याग्रह। भगत सिंह यहाँ पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी से एसोसिएट करते थे। CR दास ने यहाँ पर स्वराज पार्टी का संगठन किया था, और जवाहरलाल नेहरू ने अवध किसान सभा में यहाँ पे इसको फॉर्म किया था, ठीक है। तो ये CBSE 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, तो कॉलम ए कॉलम बी। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन हिस्ट्री, तो क्रोनोलॉजी बेटा अच्छे से यहाँ पे याद करके जाइएगा क्योंकि क्रोनोलॉजी से 100% क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइमन कमीशन कब आया था। साइमन कमीशन आया था बेटा दैट इज 1928 में आया था। देन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशंस कब हुआ, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का एस्टैब्लिशमेंट, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड लाहौर सेशन। तो आप देखो पहले देखो लाहौर सेशन कब हुआ, 1929 में हुआ, ठीक है। देन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ बेटा, दैट इज इन 1930। और यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन कब हुआ बेटा, 1931 में, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्वेश्चंस हैं वो हमने देख लिया, डिस्कस कर लिया, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन इज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, CBSE 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने आपको बताया था कि हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू द डिफरेंट कम्युनिटीज़, region or language group developed a sense of collective belongingness in the 19th century India। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस है वो 19th सेंचुरी में डेवलप किया गया, उसके क्या डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में किस तरीके से लाया गया, उसके क्या मेथड्स है, क्या एग्जाम्पल है, आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक इंट्रोडक्शन लिखना है। तो आपने यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन लिख दिया ना। इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा बच्चे बोलते हैं कि यार सर सोशल साइंस में आंसर याद नहीं होते हैं, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन होता है। तो उसके लिए सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको इन लॉन्ग क्वेश्चंस को याद करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे दो कलर का इस्तेमाल किया है, एक है बेटा येलो और एक है वाइट। तो वाइट में मैंने यहाँ पे सारे कीवर्ड्स को मार्क किया है। तो मुझे पूरा सेंटेंस याद नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स को ही याद करना है, ठीक है, कि क्या क्या कीवर्ड्स यहाँ पे यूज़ किए गए। देख सकते हो द क्रिएशन ऑफ भारत माता इमेज ऑफ भारत माता किसके द्वारा बनाई गई बेटा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा बनाई गई फॉर दी टू क्रिएट अ सेंस ऑफ नेशनल बिलोंगिंग। दूसरा यहाँ पर क्या किया गया बेटा, रिवाइवल ऑफ इंडियन फोकलोर्स। यहाँ पे रिवाइवल ऑफ इंडियन फोकलोर्स का इस्तेमाल किया गया। और यहाँ पर बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इस बैलेट्स का, नर्सरी राइम्स का, मिथ्स का यहाँ पर कंपाइल किया जाता है जिससे कि फोक का रिवाइवल हो सके, ठीक है। देन यहाँ पर इंडियन फ्लैग डिज़ाइन किया जाता है, किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा, ताकि यहाँ पर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लाई जा सके। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल एक ट्राई कलर फ्लैग भी लाया गया, ठीक है। ट्राई कलर फ्लैग डिज़ाइन किया गया जो कि 8 लोटस रिप्रेजेंट करते हैं, किसको बेटा, 8 ब्रिटिश प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड क्रिसेंटेड मून रिप्रेजेंटिंग द हिंदू एंड मुस्लिम्स, ठीक है। दूसरा और क्या यहाँ पे लाया गया बेटा, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ पर हिस्ट्री को री इंटरप्रिटेट किया जो कि बहुत सारे इंडियंस के अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड ऑफ नेशन लेकर के आते हैं। और इंडियंस अपने आप को, अपने पास्ट को काफ़ी ज़्यादा डिस्कवर करते हैं कि ब्रिटिशर्स जो इनको इनकैपेबल बोला करते थे, प्रिमिटिव बोला करते थे, बैकवर्ड बोला करते थे, तो वो सारी बातों पे यहाँ पर इंडियंस ने देखा और यहाँ पर उन्होंने अपने पास्ट को काफ़ी ज़्यादा ग्लोरीफाइड किया और अपनी हिस्ट्री और इतिहास और अचीवमेंट्स के बारे में जान करके ये काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। तो ये सारी स्टेप्स लिए गई सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस को 19th सेंचुरी में लाने के लिए। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। 2 क्वेश्चंस मैंने आपके होमवर्क के लिए दिए रखे हैं, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो कौन से क्वेश्चन है, एक CBSE 2023 में आया था कि महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन अनकोट, एग्जामिन द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और एक क्वेश्चन आया था CBSE 2023 में सेम कि एग्जामिन द प्रोग्रेस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अमंग द डिफरेंट स्टेटर ऑफ सोसाइटी। तो अमंग द डिफरेंट स्टेटर ऑफ सोसाइटी में क्या प्रोग्रेस थी, ये आपको यहाँ पर पता करना है, ठीक है। तो हमने देखा था यहाँ पे रिच पीजेंट्स है ना, पुअर इंडस्ट्रियलिस्ट और वर्कर, और कौन है, वन इज लास्ट इज वुमेन। इनका क्या यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रेटा था सोसाइटी में, इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करना है। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर। और यहाँ से मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप इतना पढ़ के जाओगे तो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं।
और इसके अलावा आपको सारे PYQs यहाँ पे मैंने कराए इस चैप्टर के, और आई होप कि इस चैप्टर में कोई भी डाउट आपका ना रहा हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।